हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। मेरा नाम है हरीश नागर और आज हम बात करने वाले हैं विलियम शेक्सपियर का बड़ा ही मजेदार प्ले जिसका नाम है एज यू लाइक इट। तो चलिए शुरू करते हैं एज यू लाइक इट को। पहली बात, द प्ले सीम टू हैव बीन रिटन इन 1599, यानी कि विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया ये प्ले एज यू लाइक इट 1599 में लिखा गया था। नेक्स्ट पे चलते हैं। एज यू लाइक इट वॉज रिटन नियर द एंड ऑफ क्वीन इलिजाबेथ। क्वीन इलिजाबेथ जो है महारानी थी उस समय की जब विलियम शेक्सपियर ने एज यू लाइक इट को लिखा। और वो कहां की महारानी थी? वो थी इंग्लैंड की महारानी। सो एज यू लाइक इट वॉज रिटन नियर द एंड ऑफ क्वीन इलिजाबेथ रिंग ओवर इंग्लैंड। Elizabethan England was a highly patriarchal society in which women had very few rights। तो समझना एक चीज यहां पे, ये जो वर्ग लिखा गया था 1599 में, उस वक्त क्वीन इलिजाबेथ का जो रिंग था, जो शासनकाल था, वो लगभग समाप्ति की ओर था। और यह बताया गया है कि जब क्वीन इलिजाबेथ इंग्लैंड पर शासन कर रही थी तो उस समय वहां पे पेट्रियार्कल सोसाइटी का बोलबाला था। पेट्रियार्कल सोसाइटी इन द सेंस मींस वहां पर पैतृक, यानी कि पेट्रियार्कल मींस पैतृक, यानी कि जो मेल डोमिनेंट सोसाइटी होती है उसको हम पेट्रियार्कल सोसाइटी बोलते हैं। तो उसमें पेट्रियार्कल सोसाइटी बहुत ज्यादा थी, यानी वोमेन्स को बहुत ही कम राइट थे। वोमेन हैड वेरी फ्यू राइट्स, ना के बराबर उनके पास अधिकार थे। एंड मैरिज वर अरेंज्ड, और उनकी शादी माता पिता की मर्जी से होती थी, यानी वो खुद शादी मतलब अलो नहीं थी। लव मैरिज वहां पे अलो नहीं थी। किस काल में? क्वीन इलिजाबेथ के काल में। और उसी दौरान विलियम शेक्सपियर ने लिखा एज यू लाइक इट, एक पेस्टोरल कॉमेडी। तो आगे बढ़ते हैं। To marry someone out of love was considered foolish, and the court in the general dictated strict rules for the conduct of English royalty and citizen। तो यहां से एक चीज समझना कि उस वक्त शादी करना, लव मैरिज करना एक क्या समझा जाता था? फुलिश थिंग समझा जाता था, बेवकूफी भरा काम समझा जाता था। और उस समय जो कोर्ट थे वो एक रूल फॉलो करते थे, मतलब स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करते थे, और उनमें इंग्लिश रॉयलिटी आती थी। और उस रूल को फॉलो करने वाले इंग्लिश पीपल भी थे, जो रॉयल पीपल भी थे, शाही परिवार, और उन्हीं रूल्स को सिटीजन बड़ी ही स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे। तो होप यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी कि जब विलियम शेक्सपियर ने एज यू लाइक इट प्ले को लिखा उस वक्त वहां पे सोसाइटी किस टाइप की थी। अब एक चीज समझना, जो कुछ फैक्ट हैं जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो हमें पता होने चाहिए। जब विलियम शेक्सपियर का फर्स्ट फोलियो पब्लिश हुआ, फर्स्ट फोलियो कब पब्लिश हुआ? 1623 में। उस दौरान इस फर्स्ट फोलियो के अंदर ही एज यू लाइक इट को पब्लिश किया गया। तो ये चीज याद रखना, फर्स्ट फोलियो रिटन बाय, जो फर्स्ट फोलियो जिसके अंदर कलेक्शन थे विलियम शेक्सपियर के प्लेज के, वो कब पब्लिश हुआ? 1623 में। और उसके अंदर ही एज यू लाइक इट भी एक प्ले विद्यमान था। अब यहां पे एज यू लाइक इट की सेटिंग भी देख लेते हैं। वहां की सेटिंग है फ्रेंच कोर्ट। सबसे पहली जो सेटिंग है फ्रेंच कोर्ट, और दूसरी है फॉरेस्ट ऑफ अर्डन। ये जो फॉरेस्ट ऑफ अर्डन है ये कहां से लिया गया है? इसका जो सोर्स है वो विलियम शेक्सपियर की जो मदर है, उनकी मदर का नाम था मैरी अर्डन। और जहां पे मैरी अर्डन का जन्म हुआ, यानी शेक्सपियर की जो मां थी, यानी जो उसका शेक्सपियर का जो नानी वाला घर था, तो वहां से ये जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट ऑफ अर्डन, ये वाली सेटिंग ली गई है। ये बात याद रखना। फॉरेस्ट ऑफ अर्डन किससे के सोर्स से लिया गया? मैरी अर्डन से। आगे बढ़ते हैं। द मेन सोर्स ऑफ द प्ले सीम टू बी रोजीलैंड यूफ्यूज गोल्डन लेगेसी रिटन बाय थॉमस लॉज इन 1590। अब यहां से एक चीज समझना, जो ये हम वर्क देख रहे हैं एज यू लाइक इट, इसकी जो
मेन प्रोटैगनिस्ट है, यानी कि जो मेन हीरोइन है उसका नाम है रोजीलैंड। अब चूंकि इसका जो मेन हीरोइन है वो रोजीलैंड है, तो इसका एक सोर्स है, एज यू लाइक इट का क्या है, एक सोर्स है, यानी कहां से विलियम शेक्सपियर ने इस प्ले को कॉपी किया है, तो वो कहां से कॉपी किया, वो किया है रोजीलैंड यूफ्यूज गोल्डन लिगेसी। और ये किसने लिखा था, थॉमस लोज ने लिखा था 1590 में, यानी कि थॉमस लोज ने 1590 में ये वर्क लिखा रोजीलैंड, और इससे ही इंस्पायर हो करके विलियम शेक्सपियर ने क्या वर्क लिखा, एज यू लाइक इट। आगे बढ़ते हैं, विच प्रोवाइडेड ऑल ऑफ द कैरेक्टर फॉर शेक्सपियर्स प्ले एक्सेप्ट जैक्स, टस्टोन एंड ऑड्रे। अब ये एक चीज बता रहा है कि रोजीलैंड से रोजीलैंड तो हो गया सोर्स, यहां से विलियम शेक्सपियर ने एज यू लाइक इट में सारे कैरेक्टर कॉपी किए, लेकिन किनको छोड़कर, जैक्स को छोड़कर, टस्टोन को छोड़कर और ऑड्री, यानी ये उसने खुद ही ऐड किए एज यू लाइक इट में। यानी रोजीलैंड के जो वर्क है, जो रोजीलैंड वर्क है जो थॉमस लोज ने लिखा, उसके अंदर ये कैरेक्टर नहीं थे, जैक्स, टस्टोन, ऑड्री, ये विलियम शेक्सपियर ने खुद अपनी तरफ से बना करके इस वर्क में डाले हैं। तो होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, Lodge Roslin was itself inspired by an earlier work, The Tale of Gamelin। अब यहां से एक चीज समझना, देखो ये बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। सबसे पहले तो विलियम शेक्सपियर ने कहां से कॉपी किया, थॉमस लोज ने एक वर्क लिखा रोजीलैंड। अब थॉमस लोज ने भी एक जगह से कॉपी किया था, और वो कौन सा वर्क था, वो था द टेल ऑफ गैमलिन। यहां से थॉमस लोज ने कॉपी करके एक वर्क लिखा रोजीलैंड। अब थॉमस लोज के द्वारा लिखा गया रोजीलैंड को कॉपी करके विलियम शेक्सपियर ने वर्क लिखा एज यू लाइक इट। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। इसके अलावा जो लोज ने जो रोजीलैंड लिखा, उसका जो इंस्पायर था, यानी द टेल ऑफ गैम्बलिन, इसके ऑथर के बारे में अभी हमें कोई भी जानकारी नहीं है। अब इसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन जान लेते हैं कि उस टेल के अंदर क्या है। इन दैट टेल गैम्बलिन इज डिनाइड हिज इनहेरिटेंस फ्रॉम हिज स्कीमिंग ओल्डर ब्रदर जॉन। अब इस टेल में, यानी इस कहानी में क्या होता है कि एक ब्रदर होता है, दो भाई होते हैं, एक होता है गैम्बलिन और एक होता है जॉन। तो गैम्बलिन जो होता है वो मना कर देता है अपने ओल्डर ब्रदर से, जो कि बड़ा ही चालाक है, और वो क्या बोलता है कि मुझे तुम्हारे इसमें इनहेरिटेंस नहीं चाहिए। ठीक है, गैम्बलिन इज डिनाइड हिज इनहेरिटेंस फ्रॉम हिज स्कीमिंग ओल्डर ब्रदर जॉन एंड एस्केप टू सेफ्टी इन द फॉरेस्ट विद हिज सर्वेंट एडम। और गैम्बलिन क्या करता है, अपने भाई जो कि धोखेबाज होता है जॉन, उसको छोड़ करके कहां चला जाता है, फॉरेस्ट में चला जाता है अपने एक सर्वेंट को लेकर के, और उस सर्वेंट का क्या नाम है, एडम। आगे बढ़ते हैं, स्टोरीज ऑफ रॉबिन हुड वर ऑल्सो पॉपुलर इन शेक्सपियर डे एंड शेक्सपियर डजंट मिस द अपॉर्चुनिटी टू प्लांट references to them in this play. Duke Senior and his men are directly compared to Robin Hood in Act First, Scene First. अब यहां पे एक चीज समझना, उस वक्त जब एज यू लाइक इट को लिखा गया, उस वक्त रॉबिन हुड की कहानी बड़ी पॉपुलर थी। रॉबिन हुड कौन, रॉबिन हुड वही था जो अमीरों से लूटता था और गरीबों में बांट देता था पैसे, तो उसी का नाम है रॉबिन हुड। ये कहानी का रेफरेंस भी विलियम शेक्सपियर ने अपने वर्क एज यू लाइक इट में लिया गया है। और इसका रेफरेंस कहां पे मिलता है, इसका रेफरेंस, रॉबिन हुड का रेफरेंस मिलता है एक्ट 1 में, सीन 1 में, जहां पे चार्ल्स पॉइंट आउट दैट ही इज ऑलरेडी इन द फॉरेस्ट ऑफ अर्डन। चार्ल्स कौन है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। चार्ल्स एक रेसलर है, लड़ाई करने वाला जो रेसलर होता है वो रेसलर है। वो बताता है ड्यूक सीनियर के बारे में, ड्यूक सीनियर के बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम कैरेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो चार्ल्स है वो बताता है कि जो ड्यूक सीनियर है, ही इज ऑलरेडी इन द फॉरेस्ट ऑफ अर्डन, वो ऑलरेडी कहां पे है, फॉरेस्ट ऑफ अर्डन में है। एंड ए मैनी मैरी मैन विद हिम, और उसके साथ उसके साथी भी हैं
जो कि लॉयल साथी हैं उसके, एंड दे लिव लाइक द ओल्ड रॉबिन हुड ऑफ इंग्लैंड, और वहां पे कैसे रह रहे हैं जैसे रॉबिन हुड रहता है इंग्लैंड में। तो होप यहां तक आपको बात समझ में आ गई है। एक एक पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही छांट के मैंने ये पूरी पीडीएफ क्रिएट की गई है, इसलिए इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से समझना, आपके टीजीटी पीजीटी और यूजीसी नेट में मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं। अनदर एग्जांपल इज एमनीज सॉन्ग इन एक्ट 2 सीन 5। रॉबिन हुड के बारे में एक और रेफरेंस मिलता है जब एमनीज एक गाना गाता है। एमनीज कौन है? एमनीज एक सिंगर है। बैकग्राउंड म्यूजिक, देखो ये एक प्ले है, और प्ले के अंदर आपको पता होगा जब ड्रामा और प्ले होते हैं तो उसमें पीछे कुछ लोग खड़े होते हैं जो कि बैकग्राउंड म्यूजिक देते हैं, और वही बैकग्राउंड म्यूजिक देने वाला एक बंदा है, उस बंदे का नाम है एमनीज, और वो एक सॉन्ग गाता है, और वो सॉन्ग कब आता है? एक्ट 2 में सीन 5 में, विच बिगेन विद द लाइन अंडर द ग्रीनवुड ट्री। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके यूजीसी नेट में पूछा गया है। अंडर द ग्रीनवुड ट्री, ये जो लाइन है ये किसने गाई है? ये एमनीज ने गाई है, ये उसका सॉन्ग है। एन एल्यूजन टू अर्लियर रॉबिन हुड बैलेड दैट वुड हैव बीन फैमिलियर टू द ऑडियंस। तो यहां पे भी इस गाने के माध्यम से भी रॉबिन हुड का रेफरेंस दिया गया है विलियम शेक्सपियर के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। एक्स्ट्रा क्रेडिट शेक्सपियर और नोट। अब यहां पे एक डिबेट वाला क्वेश्चन है कि जो ये एज यू लाइक इट है ये किसने लिखा है? ये शेक्सपियर ने लिखा है या किसी और ने लिखा है? क्योंकि बहुत सारे जो स्कॉलर हैं वो शेक्सपियर पे रिसर्च कर रहे हैं, और उन्होंने क्या कहा है? देयर आर सम who believed Shakespeare was not educated enough to write the plays attributed to him। देखो ये बात तो सभी को पता है, सभी स्कॉलर्स भी जानते हैं, और हम सभी पढ़ने वाले भी जानते हैं कि विलियम शेक्सपियर इतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। तो द मोस्ट कॉमन एंटी शेक्सपियर थ्योरी में जो शेक्सपियर के अगेंस्ट बोलते हैं, उस थ्योरी के अकॉर्डिंग एडवर्ड डे वीरे ये एक व्यक्ति का नाम है जो कि अर्ल ऑफ ऑक्सफोर्ड थे। उन्होंने ये प्ले लिखे हैं, रोड द प्ले एंड यूज्ड शेक्सपियर एज ए फ्रंट नेम बिकॉज एरिस्टोक्रेट वर नॉट सपोज टू राइट प्ले। तो एक्चुअल में जो एंटी शेक्सपियर थ्योरी बताने वाले लोग हैं, यानी जो एंटी शेक्सपियर हैं, जो शेक्सपियर के अगेंस्ट बोलने वाले हैं, वो उन्होंने क्या कहा कि एक अर्ल ऑफ ऑक्सफोर्ड थे और उनका नाम था एडवर्ड डे वीरे। उन्होंने वर्क लिखा है ये एज यू लाइक इट, और शेक्सपियर का नाम आगे रख दिया है, यानी कि वो बैकग्राउंड में, जैसे बैकरूम बॉयज होते हैं ना, लिखे मतलब लिखा तो किसने? एडवर्ड ने, और नाम किसका छाप दिया? शेक्सपियर का। अब क्यों छापा इसके बारे में बता रखा है, क्योंकि जो एडवर्ड था वो अर्ल ऑफ ऑक्सफोर्ड था, यानी एरिस्टोक्रेट था, एक शाही परिवार से बिलोंग करता था, और उस जमाने में शाही परिवार के लोग अगर प्लेज लिखेंगे तो ये गलत माना जाता था, कि उनके लिए बहुत बुरा काम है। जैसे एंशियंट टाइम में अगर कोई डांस करता है, जब प्राचीन काल में, जैसे अगर हम बात करें अपने टाइम में भी, तो नाचना गाना गलत समझा जाता था। अब तो फिर भी अलो है, लेकिन पहले टाइम पे नाचना गाना या फिर ये प्ले लिखना बहुत ही छोटा या तुच्छ माना जाता था। इसीलिए एडवर्ड ने ये प्ले तो लिखा, लेकिन शेक्सपियर को आगे कर दिया कि शेक्सपियर ने ये प्ले लिखा है। इसीलिए कुछ लोग ये मानते हैं कि एक्चुअल में ये प्ले किसने लिखा है? एडवर्ड डे वीरे ने। लेकिन अगर आप एग्जाम की बात करें तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हमेशा याद रखना है कि एज यू लाइक इट जो है ये किसने लिखा है? ये विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। इसके अलावा हम एक दो चीजें और जो मोस्ट इंपोर्टेंट है उनके बारे में जान लेते हैं। जेंडर रोल्स एंड एलिजाबेथन ड्रामा। उस टाइम पे जब ये प्ले लिखा गया, उस टाइम पे महिलाओं की क्या स्थिति थी एलिजाबेथन ड्रामा में? एक्टिंग वाज व्यूड एज अनसीमली फॉर वुमेन एंड इन फैक्ट वाज इलीगल। उस जमाने में जब विलियम शेक्सपियर ने वर्क लिखा एज यू लाइक इट, उस टाइम पे वोमेन्स का इलीगल माना जाता था कि वोमेन्स ये प्ले और ये नाटक नहीं देख सकते। बिकॉज ऑफ दिस
फीमेल रोल्स वर प्लेड ऑन स्टेज बाय यंग बॉयज। अब चूंकि महिलाओं को ना तो घर से बाहर निकलने की आजादी थी, उनका हर चीज बैन थी, तो जो प्ले के अंदर महिलाओं के रोल थे वो किसके द्वारा प्ले किए जाते थे, वो बॉयज के द्वारा प्ले किए जाते थे। जो यंग बॉयज होते थे वही महिलाओं के रोल्स भी प्ले करते थे। जैसे हरियाणा में जो अक्सर सॉन्ग होते हैं तो उसमें महिलाओं का जो रोल प्ले करता है वो एक बॉय ही प्ले करता है। तो होप आप उससे कंपेयर करके समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। चैस्टिटी अंटिल मैरिज was an absolute must and women were to be kept in line by the men in their lives, first by their father and then by their husbands। अब यहां पे एक चीज समझना, यहां पे वहां का कस्टम दिखाया गया है। जब विलियम शेक्सपियर ने एज यू लाइक इट लिखा तो उस टाइम क्या माना जाता था, जब तक शादी ना हो जाए तब तक महिला का चेस्ट रहना यानी पवित्र रहना मस्ट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वोमेन वर टू बी केप्ट इन लाइन बाय द मैन इन देयर लाइफ्स। अब यहां पे एक और चीज है कि वोमेन्स को कैसे ट्रीट किया जाता था। सबसे पहले वो किसके संरक्षण में रहेंगी, वो रहेंगी पिता यानी फादर के संरक्षण में। उसके बाद पिता से संरक्षण हट करके वो संरक्षण किसके पास जाएगा, हस्बैंड के पास। और इसका रेफरेंस भी एज यू लाइक इट में विलियम शेक्सपियर ने दिया है एक कैरेक्टर के माध्यम से, जो कि हमारी प्रोटैगनिस्ट भी है, रोजीलैंड। जब रोजीलैंड बताती है, बोलती है इस कस्टम के बारे में, कौन से एक्ट में, एक्ट 5 और सीन 4 में, वो कहती है शी फर्स्ट गिव हर सेल्फ टू हर फादर एंड देन टू ओरलैंडो। ओरलैंडो जो है वो भी, जो रोजीलैंड है ये हीरोइन है और इसका जो हीरो है वो कौन है, ओरलैंडो है। हम आगे जब कैरेक्टर डिस्कस करेंगे तो उसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे ओरलैंडो के बारे में। तो जब रोजीलैंड ओरलैंडो से शादी करना चाहती है तो सबसे पहले वो क्या कहती है, टू यू आई गिव माई सेल्फ फॉर आई एम योर्स। यानी कि इन लाइंस के थ्रू रोजीलैंड क्या बताना चाहती है, सबसे पहले तो मैं पिता के संरक्षण में हूं, उसके बाद मैं किसके संरक्षण में या किसकी बनने वाली हूं, मैं ओरलैंडो यानी तुम्हारी होने वाली हूं। यहां पे वो क्या समझाना चाहती है रोजीलैंड कि फर्स्ट प्रायोरिटी किसकी है, फादर की, और उसके बाद संरक्षण में किसके आएगी, वो ओरलैंडो यानी उसके हस्बैंड के। तो ये कस्टम भी एज यू लाइक इट में दिखाया गया है। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे एक थीम आती है रोजीलैंड की। जब हम कहानी को डिस्कस करेंगे तो रोजीलैंड क्या करती है, अपने आप को ड्रेसअप करती है, यानी लड़के का डिस्गाइज कर लेती है, लड़के का भेष धारण कर लेती है डिस्गाइज फॉर्म में, यानी लड़के के कपड़े पहन करके क्या बन जाती है, वो लड़का बन जाती है। होती रोजीलैंड लड़की है लेकिन वो क्या कर लेती है, लड़के के कपड़े पहन करके डिस्गाइज फॉर्म में लड़का बन जाती है। और लड़के का क्या नाम होता है, रोजीलैंड अपना नाम रखती है गैनीमेड। अब ये जो गैनीमेड नाम है ये बड़ा ही सिंबॉलिक नेम है, इसको अब हम समझने वाले हैं। देखो क्या चीज है, रोजीलैंड चॉइस ऑफ जॉयज ऑन पेज as an alter ego is also rather arousing mild sexual excitement or interest. The mythological Ganymede was not only a page but also a lover of the Roman god Jove. Jupiter in Roman mythology is the king of the gods and the god of sky and thunder. अब यहां पे एक चीज समझना, जो रोजीलैंड का जो कैरेक्टर है, जब वो गैनीमेड के रूप में अपने आप को कन्वर्ट करती है यानी मेल के रूप में कन्वर्ट करती है, तो ये जो गैनीमेड है ये सिंबलाइज किसको करता है, ये सिंबलाइज करता है जोव का पेज। जोव मीन्स यहां पे क्या है, ये ग्रीक गॉड है, जोव मीन्स है जुपिटर, और जुपिटर का ये भगवान है जुपिटर, जिसको हम क्या बोलते हैं, जोव। रोमन माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग वो किंग ऑफ गॉड है और किसका है, आसमान का भी राजा है और थंडर का भी राजा है, कौन, जुपिटर। और उसके अंदर एक पेज है यानी काम करने वाला है, और उस पेज का क्या नाम है, उस पेज का नाम है गैनीमेड। यानी माइथोलॉजी से ये लिया गया है कैरेक्टर और नेम गैनीमेड। और यहां पे इस गैनीमेड कैरेक्टर के माध्यम से विलियम शेक्सपियर ने थीम दिखाई है, कौन सी, होमो इरोटिज्म।
होमोइरोटिज्म मीन्स जब मेल यानी सेम जो सेक्स होते हैं वो आपस में प्रेम करते हैं, यानी मेल मेल से और फीमेल फीमेल से। तो इस थीम को भी दिखाया गया है किसमें, एज यू लाइक इट में। किसके माध्यम से, जब रोजीलैंड डिस्गाइज फॉर्म में गैनीमेड बनती है, और गैनीमेड यानी अब ये मेल हो गया, मेल के रूप में धारण कर लिया, और ऑरलैंडो वू करता है, इसको प्रपोज करता है। तो उस टाइम पे जो थीम दिखाई गई है वो कौन सी थीम दिखाई गई है, वो दिखाई गई है होमो इरोटिसिज्म। यानी इसमें मेल और मेल, यानी मेल प्रेम करता है मेल से, फीमेल प्रेम करती है फीमेल से। ये वाली थीम क्या कहलाती है, होमो इरोटिसिज्म। इस थीम का भी एज यू लाइक इट में जिक्र किया गया है। आगे बढ़ते हैं। दिस चॉइस लैंड्स ओवर टोन्स ऑफ होमो इरोटिसिज्म टू द कैरेक्टर स्पेशली व्हेन ऑरलैंडो वूज रोजीलैंड इन हर गाइज एज ए मैन। तो होप यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा गैनीमेड के बारे में जान लेते हैं। गैनीमेड इन ग्रीक लेजेंड द सन ऑफ ट्रोज। जो गैनीमेड था, यानी ये एक बड़ा ही सुंदर लड़का था, और ये किसका था, ये ट्रोज का बेटा था। ये गैनीमेड बड़ा ही सुंदर था, और किंग ऑफ ट्रोय, कौन था किंग ऑफ ट्रोय, ट्रोज। और कई जगह उसका नाम लेमोडियन भी मिलता है, यानी गैनीमेड के पिता का नाम ट्रोज था, या कई जगह लेमोडियन भी मिलता है, जो ट्रोय के राजा थे। बिकॉज ऑफ हिज अनयूजुअल ब्यूटी ही वॉज कैरीड ऑफ ईदर बाय द गॉड्स और बाय ज्यूस। ऐसा कहते हैं कि गैनीमेड बड़ा ही सुंदर लड़का था, और ज्यूस को वो पसंद आ गया था। जो ज्यूस थे वो भगवान, उसको वो पसंद आ गया था, और उसने ज्यूस ने डिस्गाइज फॉर्म में ईगल, यानी ईगल के रूप धारण करके उसका किडनैप कर लिया था। और किडनैप करने के बाद उसे अपना क्या बना लिया था, सर्वेंट बना लिया था, एज ए कप बियरर। तो ये चीज याद रखना, गैनीमेड जो भगवान थे यानी ज्यूस के, उनके क्या थे, वो कप बियरर थे। कप बियर इन द सेंस मींस जो सर्विस में काम करते हैं। एक कप बियरर वाज हिस्टोरिकल एंड ऑफिसर ऑफ हाई रैंक। हाई रैंक का एक ऑफिसर होता है रॉयल कोर्ट में, whose duty was to pour and serve the drinks at the royal table। जो क्या करता है, रॉयल टेबल पे खाना सर्व करता है, जो ड्रिंक सर्व करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कप बियरर बोलते हैं। और ज्यूस ने क्या किया, किडनैप किया किसको, गैनीमेड को, और अपना क्या बना लिया, कप बियरर बना लिया। अब यहां पे गैनीमेड और ज्यूस का क्या दिखाया गया है, होमो इरोटिज्म दिखाया गया है, यानी मेल टू मेल रिलेशनशिप दिखाया गया है। तो होप आपको यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। अब होमो इरोटिज्म के बारे में भी समझ लेते हैं। ये थीम किस में आई है, एज यू लाइक इट में। Homoerotism is sexual attraction between member of the same sex, either male or female or female. The concept differ from the concept of homosexuality. It refers specially to the desire itself, which can be temporary, whereas homosexuality implies a more permanent state of identity of sexual orientation. अब यहाँ पे एक चीज क्या बताया गया है कि जो होमोइरोटिसिज्म है, ठीक है, जो होमोइरोटिसिज्म है, इसमें एक तो होता है कॉन्सेप्ट होमोसेक्सुअलिटी का, और होमोसेक्सुअलिटी का होता है, तो इसके अकॉर्डिंग जो वो प्रेम करते हैं, यानी जो कैरेक्टर होते हैं, वो या तो मेल मेल से प्रेम करेगा या फीमेल फीमेल से प्रेम करेगी। अगर ऐसा थीम किसी भी प्ले में, नॉवल में मिलता है, तो उस थीम का, उस प्ले की क्या थीम होगी, उसकी थीम होगी होमो इरोटिसिज्म। तो होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। प्राइमोगेनिचर एंड इनहेरिटेंस। अब यहां पे एलिजाबेथन एज में जो इनहेरिटेंस था, यानी जो पैतृक संपत्ति थी, वो किसको मिलती थी, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि इसके थ्रू हमें यह पता चलने को मिलेगा जब हम एज यू लाइक इट प्ले को समझेंगे कि क्यों जो पिता का पैसा है या पैतृक संपत्ति है वो बड़े बेटे को क्यों मिलती है। क्यों मिलती है, क्योंकि उस टाइम पे ये कस्टम था, एलिजाबेथन के टाइम पे। एलिजाबेथन इंग्लैंड अपहेल्ड द कस्टम ऑफ प्रिमोगेनिचर और द राइट ऑफ इनहेरिटेंस बिलोंगिंग टू द फर्स्ट बोर्न। तो एलिजाबेथन के टाइम पे क्या होता था कि ये कस्टम था कि जो पैतृक संपत्ति है वो किसको मिलेगी, जो पहला संतान होगा, जो पहली संतान होगी उसको क्या मिलेगी, पैतृक संपत्ति पे अधिकार होगा।
This custom settled as entire estate on the firstborn son of a family rather than dividing the wealth and lands among siblings. तो उस टाइम पे क्या होता था, जो पहला बच्चा होगा उसी को पैतृक संपत्ति मिलेगी और वो किसी में डिवाइड नहीं होगी. Wills often made provisions for younger sons and daughters, यानी जो घर में सबसे बड़ा बेटा होगा या बेटी होगी उसको ही प्रॉपर्टी मिलेगी. एंड eldest son who inheritance an estate was generally expected to provide for their siblings. और जो बड़ा बेटा होगा वही क्या करेगा, अपने जो छोटे भाई बहन हैं उनके लिए बाकी सारे मतलब उनको पालन पोषण भी करेगा. लेकिन जो प्रॉपर्टी होगी पैतृक संपत्ति वो किसको मिलेगी, सिर्फ बड़े बेटे को मिलेगी. तो होप आपको ये कस्टम भी अच्छे समझ में आ गया होगा. एलिजाबेथन टाइम पे ऐसा भी कस्टम था और ये कस्टम के बारे में भी एज यू लाइक इट में जिक्र किया गया है. दिस डिड नॉट ऑलवेज हैपन. लेकिन यहां पे एक और चीज विलियम शेक्सपियर ने बताया है कि ऐसा हर जगह नहीं होता. क्यों नहीं होता, क्योंकि सिंपल सी बात है, जो पावरफुल होगा वही पैतृक संपत्ति को ग्रहण करेगा. लेकिन अगर हम एलिजाबेथन के टाइम की बात करें तो उस टाइम पे जो पैतृक संपत्ति थी वो किसको मिलती थी, बड़े बेटे को मिलती थी या बड़ी बेटी को मिलती थी. और इसी के बारे में यहां पे बताया गया है. और ऐसा हर जगह नहीं होता. जब हम इसको नोवेल को पढ़ेंगे वहां से हमें अच्छे तरीके से क्लियर होगा. जैसे कि ओलिवर डज नॉट प्रोवाइड फॉर ऑरलैंडोज एजुकेशन. ओलिवर बड़ा बेटा होता है, ठीक है, ये कैरेक्टर है, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे. अभी हम बैकग्राउंड समझ रहे हैं थोड़ा सा. ओलिवर और ऑरलैंडो दो भाई हैं. ओलिवर ऑरलैंडो को कुछ भी, देखो इनके जो पिताजी हैं वो मरने से पहले ओलिवर को बोल के गए थे कि अपने छोटे भाई बहनों का ख्याल रखना. लेकिन ओलिवर को पैतृक संपत्ति तो मिल गई लेकिन उसने ऑरलैंडो को ना तो एजुकेशन दी और ना ही ऑरलैंडो को मतलब अच्छा ट्रीट किया. हिज हॉर्सेस आर ब्रेड बियर एंड आई हिज ब्रदर गेन नथिंग अंडर हिम बट ग्रोथ. अब ये लाइन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है. ऑरलैंडो ने कही है ये लाइन. अकॉर्डिंग टू ऑरलैंडो, ऑरलैंडो अपने भाई के बारे में क्या बोलता है कि मेरे भाई ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, मुझे उसने कुछ भी अच्छा नहीं किया मेरे लिए. इससे अच्छा तो वो किसके लिए करता है, अपने घोड़ों के लिए करता है, उनको अच्छा खाना देता है, उनकी देखभाल करता है. लेकिन मैं जो कि उसका भाई हूं, मेरे लिए वो कुछ नहीं करता. उसके राज में मैं सिर्फ क्या हूं, सिर्फ अपनी जिंदगी काट रहा हूं, मैं सिर्फ बड़ा हो रहा हूं. और ये लाइन ऑरलैंडो बोलता है ओलिवर के बारे में, यानी वो क्रिटिसाइज करता है ओलिवर को. और ये कब आती है लाइन, ये आती है एक्ट फर्स्ट में, सीन फर्स्ट में. दैट मीन्स हिज हॉर्सेस गेट ट्रीटेड बेटर देन आई डू. तो यहाँ पे ये बात क्लियर हो गई है कि वो अपने हॉर्सेस, जो ओलिवर है वो अपने घोड़ों की अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट देता है लेकिन वो मुझे अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट नहीं देता. ऑरलैंडो कहता है एटलीस्ट ही फीड्स देम एंड ट्रेन देम प्रॉपर्ली. उन्हें अच्छा खाना देता है, उन्हें अच्छी ट्रेनिंग देता है एंड स्पेंड्स अ लॉट ऑफ मनी ऑन ट्रेनर्स फॉर देम. और उनकी ट्रेनिंग पे काफी मनी भी खर्च करता है. यहाँ पे इन लाइंस के थ्रू ये बात ऑरलैंडो बता रहा है जो रीडर्स हैं उनको कि ओलिवर उसके साथ कैसा ट्रीट करता है. इन कॉन्ट्रास्ट ओलिवर हैज सेंट देयर अदर ब्रदर जैक्स. लेकिन यहाँ पे एक और चीज समझने वाली बात है. ओलिवर को तो वो ओलिवर जो है वो ऑरलैंडो को तो बुरा ट्रीट करता है लेकिन उसका एक और भाई है जैक्स, उसको वो स्कूल भी भेजता है, अच्छी एजुकेशन भी देता है. यानी कॉन्ट्रास्ट में है ओलिवर जो कि भाई है किस किस का, ऑरलैंडो का और जैक्स का. अब ओलिवर जैक्स को तो अच्छा ट्रीट करता है लेकिन ऑरलैंडो को बहुत बुरा ट्रीट करता है. तो होप यहां तक आपको बात अच्छे से समझ में आ गई होगी. It is clear that he deliberately ignored Orlando by not providing him with the benefit of inheritance. तो होप ये क्लियर है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा यहां तक कि ओलिवर जो कैरेक्टर है वो अपने एक भाई को तो अच्छे से ट्रीट नहीं करता ऑरलैंडो को, लेकिन जैक्स को फिर भी अच्छे से ट्रीट करता है. अब हम बात करते हैं इस एक्ट में मतलब इस प्ले में कितने एक्ट हैं. एज यू लाइक इट में 5 एक्ट हैं, 22 सीन है. एक्ट जो 2 है, एक्ट नंबर 2 है, उसमें अकेले में 7 सीन है. ये थोड़ा सा अलग है. एक्ट 2 में अकेले में कितने सीन है,
7 सीन है। द प्ले हैज 2670 लाइन, कितनी लाइन है प्ले में? 2670। अब रोजीलैंड, रोजीलैंड इज द हीरोइन एंड प्रोटैगनिस्ट ऑफ द प्ले एज यू लाइक इट। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो प्रोटैगनिस्ट है यानी हीरोइन है एज यू लाइक इट की प्ले की, उसका नाम क्या है? रोजीलैंड। द हीरोइन ऑफ द प्ले रोजीलैंड स्पीक्स लार्जेस्ट नंबर ऑफ द लाइन। अब एक चीज समझना, विलियम शेक्सपियर ने जितने ही प्ले लिखे हैं उनमें सबसे ज्यादा जो लाइन बोली हैं वो किसने बोली है? वो रोजीलैंड ने बोली है। कितनी लाइन बोली है? 685 लाइन बोली हैं। और यही एक मात्र ऐसी फीमेल कैरेक्टर है विलियम शेक्सपियर की जिसने सबसे ज्यादा लाइन बोली हैं। अपने विलियम शेक्सपियर जितने ही प्ले लिखे हैं उन सभी प्ले में सबसे ज्यादा लाइन बोलने वाली कौन है? डायलॉग बोलने वाली कौन है? रोजीलैंड। अगर हम बात करें दूसरे नंबर पर, तो दूसरे नंबर पर 678 लाइन बोली है किसने? विलियम शेक्सपियर की एक कैरेक्टर है क्लियोपेट्रा, और उसने कितनी लाइन बोली है? 678। कौन से वर्क में बोली है? एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा। ये भी अब हम आगे डिस्कस करेंगे एंटोनियो और क्लियोपेट्रा के बारे में, लेकिन अभी के लिए आप इतना जान लो कि विलियम शेक्सपियर ने जितने भी वर्क लिखे उनमें जो हीरोइन है, उन हीरोइन में सबसे ज्यादा डायलॉग बोलने वाली कौन है? रोजीलैंड है, और उसने 685 डायलॉग बोले हैं। और दूसरे नंबर पर आती है क्लियोपेट्रा। आगे बढ़ते हैं। द प्ले सेट इज ड्यूंकी इन फ्रांस। देखो यहां पे कई जगह आपको एग्जाम में यह भी मिल सकता है कि जो प्ले की सेटिंग है वो कहां है। एक तो आर्डन में है, दूसरी यहां पे ड्यूंसी में भी है। तो होप आपको यही सारी चीजें याद रखनी होंगी क्योंकि ये फैक्ट्स हैं, ये आपको रटने ही पड़ेंगे। प्ले सेट कहां पे है? ड्यूसी है जो कि फ्रांस में है, बट मोस्ट ऑफ द एक्शन टेकन प्लेस इन अर्डन्स, ए फॉरेस्टेड रीजन। देखो अर्डन्स को कई जगह आपको ऐसे भी देखने को मिलेगा और कई जगह आपको ये स्पेलिंग भी मिलेगी ARDEN। और ये सोर्स कहां से है? ये सोर्स है मैरी अर्डन से, और मैरी अर्डन कौन थी? विलियम शेक्सपियर की मदर थी। ए फॉरेस्ट रीजन कवरिंग एन एरिया लोकेटेड इन साउथ ईस्ट बेल्जियम, वेस्टर्न लक्सेमबर्ग एंड नॉर्दर्न ईस्टर्न फ्रांस, और अर्डन वार्विकशायर नियर शेक्सपियर होम टाउन which was the ancestral origin of his mother family whose surname was अर्डन। तो ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं। जो अर्डन क्षेत्र है वो विलियम शेक्सपियर के नौनिहाल यानी जहां पे उसके माता का जन्म हुआ था वहां से लिया गया है, और उनकी मां का नाम था मैरी अर्डन। अगर हम टाइटल की बात करें तो टाइटल कैसे बनाया विलियम शेक्सपियर ने? अबाउट द टाइटल, in naming the play as you like it, Shakespeare invites the audience to interpret the play just as they wish. They may enjoy it simply as entertainment, or they may delve into the deeper issues it tackles, such as the nature of love or the virtues and limitation of court life versus country life. अब यहां पे विलियम शेक्सपियर ने क्या कहा है? विलियम शेक्सपियर ने कहा कि तुम इस नाटक को देखने के लिए आओ और अपनी तरफ से जो मन करे तुम इस नाटक का नाम दे सकते हो, जैसी तुम्हारी इच्छा हो, जैसा तुम्हें नाटक में लगे देखने के बाद जो तुम्हारे मुंह से नाम निकले वही इसका नाम होगा। और लोगों ने क्या कहा कि जैसा तुम्हें लगे, एज यू लाइक इट, यानी इस प्ले का कोई नाम नहीं था, इसका कोई टाइटल नहीं था। विलियम शेक्सपियर ने कहा कि तुम इस प्ले को देखो और जैसी तुम्हारी मर्जी हो, जो तुम इसको टाइटल देना चाहो वो तुम दे सकते हो। तो जैसे ही विलियम शेक्सपियर ने कहा जैसी तुम्हारी मर्जी हो, जो टाइटल देना चाहो प्ले को देखो और फिर टाइटल दो, तो इस वजह से इस प्ले का नाम एज यू लाइक इट ही पड़ गया। एज यू लाइक इट का क्या मीनिंग होता है? जैसा तुम्हें पसंद हो, जैसा तुम चाहते हो। तो होप यहां तक आपको बात क्लियर होगी। जो टाइटल है वो कहां से निकला? विलियम शेक्सपियर ने ये कहा कि ऑडियंस को कि तुम यहाँ पे एंटरटेनमेंट के लिए आओ, प्ले को देखो, यहाँ के जो कोर्ट लाइफ है और जो जंगल की लाइफ है, फॉरेस्ट की लाइफ है, उसको देखो, अपनी मन मर्जी से इस प्ले का नाम रखो, ऑडियंस को कहा। और इसी वजह से मन मर्जी से रखो तो इसका नाम ही क्या पड़ गया? एज यू लाइक इट, जैसा तुम्हें पसंद हो। अब हम आगे बढ़ते हैं कैरेक्टर के बारे में।
ये तो हो गए फैक्ट। अब हम धीरे धीरे प्ले की ओर चलेंगे। तो सबसे मेन कैरेक्टर कौन है? रोजीलैंड। जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो कौन है? रोजीलैंड। रोजीलैंड एक लड़की है। रोजीलैंड इज द विटी विकाशियस डॉटर ऑफ द बेनिस ड्यूक सीनियर। जो रोजीलैंड है इसके पिता का क्या नाम है? इसके पिता का नाम है ड्यूक सीनियर। ध्यान रखेंगे, नाम एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं बहुत डीपली पढ़ा रहा हूं आपको, ताकि आपको अच्छे से हर कैरेक्टर के बारे में डिटेल से समझ में आ जाए। ड्यूक सीनियर की बेटी है रोजीलैंड, और ड्यूक सीनियर को बैनिश कर दिया गया है, उसके महल से निकाल दिया गया है। यहां तक आपको बात अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग हर एक्साइल शी टेक्स द नेम गैनीमेड एंड प्रिटेंड्स टू बी ए मैन। अब क्या होता है, जब हम प्ले को डिस्कस करेंगे तो उसमें बताऊंगा रोजीलैंड महल को छोड़ के चली जाती है, और चूंकि जब ये महल को छोड़ जाती है तो ये लड़के का रूप धारण कर लेती है, और उस लड़के के रूप में खुद का रोजीलैंड अपना एक नाम रखती है। वो क्या नाम रखती है? गैनीमेड, यानी वो मेल बन जाती है। कौन? रोजीलैंड। डिस्गाइज फॉर्म में प्रिटेंड करती है कि वो एक क्या है? लड़का है। तो पहला कैरेक्टर होप आपको समझ में आ गया होगा, रोजीलैंड किसकी बेटी है? ड्यूक सीनियर की। दूसरा जो कैरेक्टर है जो कि इस प्ले का हीरो है, उसका नाम क्या है? ओरलैंडो। ओरलैंडो इज द यंगेस्ट सन ऑफ द लेट सर राउलैंड डे बॉयज। अब यहां से समझना, सर राउलैंड डे बॉयज है, इनका बेटा है, उसका नाम क्या है? ओरलैंडो। ही हैज इनहेरिटेड नथिंग। ओरलैंडो को कुछ नहीं मिलता अपने पिताजी से, एंड हैज फ्यू prospected due to his circumstances, however, and has few prospected due to his circumstances। तो यहां पे एक चीज समझना, ओरलैंडो जो है वो हीरो है, बेटा किसका है? सर रोलैंड डी बॉयज का। और सर रोलैंड डी बॉयज जो है ये एक्सपायर हो जाता है, और इसके कितने बेटे हैं? 3 बेटे हैं। एक तो हो गया ओरलैंडो, एक है ओलिवर, और एक है जैक्स डी बॉयज। ये 3 हैं। और ओलिवर को क्या मिलती है? प्रॉपर्टी मिलती है। सर रोलैंड ओलिवर को अपनी पैतृक संपत्ति दे देता है, और कहता है कि अपने भाइयों का ध्यान रखना। कौन कौन से भाई? ओरलैंडो और जैक्स। और ओलिवर जो है वो ओरलैंडो से नफरत करता है, लेकिन जैक्स का वो अच्छे से ख्याल रखता है। आगे बढ़ते हैं। जो तीसरा कैरेक्टर है वो है सीलिया का। सीलिया द डॉटर ऑफ ड्यूक फेडरिक। अब यहां से एक और कैरेक्टर निकल के आता है। सीलिया एक और हीरोइन है एज यू लाइक इट की, और इसके पिताजी का नाम है ड्यूक फेडरिक। क्या नाम है? ड्यूक फेडरिक। Goes into exile with her cousin and dearest friend Rosalind. During her escape, she assumed the name Eliana. अब होता क्या है, मैंने आपको बताया रोजीलैंड जो कि इस प्ले की हीरोइन है, वो घर छोड़ के, महल छोड़ के चली जाती है, और इसके साथ साथ जो इसकी कजन होती है सीलिया, यानी कि रोजीलैंड की कजन कौन है? सीलिया, वो भी उसके साथ साथ चली जाती है अपना महल छोड़ करके। और सीलिया के पिता का नाम है ड्यूक फेडरिक। तो यहां से हमें एक बात क्लियर हो गई कि ड्यूक फेडरिक और ड्यूक सीनियर आपस में भाई हैं। यानी ड्यूक सीनियर की बेटी है रोजीलैंड, ड्यूक फेडरिक की बेटी है सीलिया, और ये दोनों आपस में कजन हैं। रोजीलैंड एंड सीलिया आपस में कजन हैं, और ड्यूक फेडरिक ने ड्यूक सीनियर को गद्दी से हटा करके उसे महल से बेदखल कर दिया है। और ड्यूक सीनियर जो है अब वो कहां रहता है? वो फॉरेस्ट में रहता है, अर्डन में रहता है, फॉरेस्ट ऑफ अर्डन में रहता है। तो आगे बढ़ते हैं। अब जो ये सीलिया है, जब ये रोजीलैंड के साथ महल छोड़ के जाती है, तो जैसे रोजीलैंड ने अपना नाम चेंज कर लिया था और एक मेल का नेम ले लिया था, और मेल का डिस्गाइज फॉर्म भी कन्वर्ट कर लिया था रोजीलैंड ने, यानी वो लड़का बन गई थी। इसी प्रकार सीलिया ने भी अपना नाम चेंज कर लिया और क्या रखा? एलियाना। आगे बढ़ते हैं। टचस्टोन। टचस्टोन जो है ये कॉमिक रिलीफ के लिए आता है। जैसे अगर आपको मैं बात करूं, मान लो कोई भी फिल्म है, उस फिल्म में बीच में कई बार हंसी मजाक के सीन आते हैं, ताकि
ऑडियंस को थोड़ा सा कैसा रिलीफ फील हो, मतलब कैसा लगे, एक कॉमिक रिलीफ फील हो, ताकि वो अच्छे से थोड़ा सा रिलैक्स फील कर सकें। और इसलिए उसमें किसी भी मूवी में कॉमिक सीन आते हैं, और जो कॉमिक सीन करने वाले होते हैं उनको क्या बोला जाता है, फूल बोला जाता है। तो जो टचस्टोन है वो उनमें से ही एक है। टचस्टोन कौन है? एक फूल है। टचस्टोन इज द क्लेवर फिलोसॉफिकल जेस्टर टू द ड्यूक फेडरिक। ये एक जोकर है टचस्टोन, जो कॉमिक रिलीफ के लिए आता है। और किसका है ये? ड्यूक फेडरिक का फूल है। ही accompanies रोजीलैंड एंड सीलिया इन द फॉरेस्ट। अब जब सीलिया और रोजीलैंड फॉरेस्ट में जाती हैं तो उनका साथ देने के लिए कौन जाता है साथ में? टचस्टोन भी उनके साथ जाता है। ये भी काफी मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टर है टचस्टोन, और इसने कुछ लाइनें भी बोली हैं, वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। ड्यूक फेडरिक, इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ड्यूक फेडरिक इज ए स्टर्न विंडिक्टिव लॉर्ड हु हैज usurped the position of Duke Senior, his older brother at court। ड्यूक सीनियर कौन है? ड्यूक सीनियर जो है वो राजगद्दी पे है, उसने अपने भाई ड्यूक फेडरिक कौन है? ड्यूक फेडरिक अब राजगद्दी पे है, उसने अपने भाई ड्यूक सीनियर को राजगद्दी से हटा दिया है और खुद शासन करने लग गया है। ड्यूक फेडरिक की जो बेटी है वो सीलिया है, और ड्यूक सीनियर की बेटी का क्या नाम है? रोजीलैंड है। और ड्यूक सीनियर सिक्स्थ कैरेक्टर कौन है? ड्यूक सीनियर, इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। बड़ा ही दिलदार है ये। ड्यूक सीनियर इज ए काइंड हार्टेड मैन, जेनरस मैन लॉर्ड हु हैज बीन बैनिश्ड बाय हिज यंगर ब्रदर। ड्यूक सीनियर को उसके यंगर ब्रदर ने घर से, मतलब महल से बेदखल किया हुआ है। और अब ड्यूक सीनियर कहां रहता है? फॉरेस्ट में रहता है, अर्डन में रहता है। ही इज द फादर ऑफ रोजीलैंड। वो किसका पिताजी है? वो रोजीलैंड का पिता है। यानी कि रोजीलैंड किसकी बेटी है? ड्यूक सीनियर की। इसके बाद ओलिवर आता है एक कैरेक्टर। ओलिवर कौन है? ओलिवर हमें पता है, ऑरलैंडो का भाई है, और इनके पिताजी का क्या नाम है? सर रोलैंड डी ब्योइस। ये हम बात कर चुके हैं। ओलिवर भी बड़ा ही यहाँ पे एक विलन टाइप का इंसान है जो बाद में अच्छा हो जाता है। और ओलिवर की जो हीरोइन है, जो ओलिवर शादी करता है, वो किससे करता है? सीलिया से। तो होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ऑरलैंडो की शादी होती है रोजीलैंड से, और ओलिवर की शादी किससे होती है? सीलिया से। आगे हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। इसके बाद है एक दो छोटे मोटे भी कैरेक्टर हैं जो आपको नाम याद रखने हैं। एक तो कैरेक्टर है एडम का। एडम कौन है? एडम इज इनिशियली ए सर्वेंट ऑफ ओलिवर। ओलिवर का ये एक सर्वेंट है, बट हिज ट्रू लॉयल्टी लाइज विद ऑरलैंडो। लेकिन ये किसको ज्यादा फॉलो करता है? ऑरलैंडो को ज्यादा फॉलो करता है। यानी एडम एक नौकर है किसके घर में? ओलिवर और ऑरलैंडो के घर में। लेकिन एडम ज्यादा किसको मानता है? ऑरलैंडो को मानता है, यानी इसको सपोर्ट करता है, ऑरलैंडो को। दिस ओल्डर मैन गोज विद ऑरलैंडो टू द फॉरेस्ट। जब ऑरलैंडो जंगल में जाता है, यानी वो घर बार छोड़ करके, ऑरलैंडो अपने भाई से लड़ाई कर लेता है और फिर घर बार छोड़ करके वो जंगल में जाता है, तो एडम उसके साथ जाता है। एडम एक बूढ़ा बुजुर्ग व्यक्ति है, ये चीज आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। ये छोटे मोटे कैरेक्टर हैं जो आपको थोड़े बहुत याद रखने। एमनीज, जो कि बैकग्राउंड म्यूजिक देता रहता है। एमनीज एक कैरेक्टर है जो कि संगीत गाता रहता है प्ले के अंदर। एमनीज इज ए लॉर्ड हु वॉलंटरी गोज इनटू एक्साइल विद ड्यूक सीनियर। ड्यूक सीनियर जो राजा है, जो ड्यूक है, ड्यूक एक पोस्ट होती है, किंग नहीं होती, मतलब एक पोस्ट होती है, शाही पोस्ट होती है। तो ड्यूक जब एग्जाइल पे जाता है, यानी राजगद्दी से हटा दिया जाता है और वो जंगल में जाता है, तो एमनीज भी उसके साथ जाता है। ये उसका एक फॉलोवर है, किसका? ड्यूक सीनियर का। और ये गीत भी गाता है, यानी बैकग्राउंड म्यूजिक भी देता है। आगे कुछ अटेंडेंस होते हैं जो ड्यूक सीनियर को फॉलो करते हैं। ओड्री इज एन इग्नोरेंट बट ऑनेस्ट शेफर्डेस हु लव्स एंड मैरीज टचस्टोन। ओड्री कौन है? ये भी कॉमिक रिलीफ के लिए आती है, यानी ये एक नॉमिनल कैरेक्टर है। ये एक शेफर्डेस है, एक जो फीमेल गडरिया जो होता है, ये एक वो है। ऑड्री शेफर्डेस है जिसकी शादी किससे होती है? टचस्टोन से होती है।
टस्टोन और ऑड्री आपस में शादी करते हैं। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है चार्ल्स। चार्ल्स एक कैरेक्टर है जो ऑरलैंडो से फाइट करता है। चार्ल्स इज द फेवर्ड रेसलर ऑफ ड्यूक फेडरिक कोर्ट। ड्यूक फेडरिक के कोर्ट में एक पहलवान होता है और उस पहलवान का क्या नाम है? चार्ल्स है। और ये आगे चल के जब हम डिस्कस करेंगे स्टोरी को तो उसमें आपको पता चलेगा चार्ल्स को ये सबसे ज्यादा इसको कोई नहीं हरा सकता। ये बहुत बड़ा रेसलर है। इसको कौन हराता है? ऑरलैंडो, यानी हमारा जो हीरो है ऑरलैंडो वो चार्ल्स को पटखनी देता है, इसको अच्छे तरीके से हरा देता है। इसके अलावा कुछ छोटे मोटे कैरेक्टर भी हैं। कोरिन, डेनिस। कोरिन कौन है? कोरिन इज ए वाइज ओल्डर शेफर्ड हु हेल्प्स रोजिलैंड एंड सीलिया फाइंड ए प्लेस टू लिव। कोरिन जब रोजिलैंड एंड सीलिया उसमें चली जाते हैं, अपने महल को छोड़ करके फॉरेस्ट में जाते हैं, तो कोरिन उनकी हेल्प करता है और उनको उनके रहने का बंदोबस्त करता है। तो कोरिन एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। ही ऑल्सो कंसील्स सिल्वियस। सिल्वियस भी एक कैरेक्टर है इन मैटर ऑफ लव एंड डिबेट्स फिलोसफी विद टस्टोन। तो कोरिन जो है सिल्वियस को भी थोड़ी सी एडवाइस देता है लव मैटर्स पे और डिबेट करता है, फिलोसफी के बारे में भी थोड़ी बहुत बातचीत करता है टस्टोन के साथ। इसके अलावा एक छोटा सा और कैरेक्टर है डेनिस। डेनिस इज ओलिवर सर्वेंट। जो ओलिवर है यानी बैड गाय, ये एक बैड कैरेक्टर लेकिन बाद में अच्छा हो जाता है ओलिवर, ऑरलैंडो का भाई। इसका जो सर्वेंट है वो डेनिस है। सर्वेंट ओलिवर का एडम भी है, लेकिन एडम सपोर्ट किसको करता है? ऑरलैंडो को करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। कुछ लॉर्ड हैं ड्यूक फेडरिक के, ड्यूक फेडरिक को फॉलो करने वाले। फर्स्ट लॉर्ड ऑफ ड्यूक फेडरिक। इसके अलावा फर्स्ट लॉर्ड ऑफ ड्यूक सीनियर, सीनियर को फॉलो करने वाले कुछ लॉर्ड हैं, वो फर्स्ट लॉर्ड कहलाते हैं। फर्स्ट पेज, पेज मीन्स जो दूत होते हैं। अटेंडिंग ड्यूक सीनियर इन एग्जाइल सिंग ए सॉन्ग अबाउट स्प्रिंग फॉर टस्टोन एंड ऑड्री। कुछ पेजेस हैं वे साथ में जाते हैं। पेज यहाँ पे मीनिंग कागज नहीं है, पेज का मीनिंग है जो दूत होते हैं, जो राजा के साथ चलते हैं। अटेंडिंग ड्यूक सीनियर, जो ड्यूक सीनियर के साथ जो जब वो चला जाता है, एग्जाइल में जाता है यानी कि जंगल में जाता है, तो वो गीत गाते उसके पीछे पीछे चल पड़ते हैं। हाइमिन, हाइमिन कौन है? ये गॉडेस है, मैरिज की गॉडेस मानी जाती है उस टाइम पे, विलियम शेक्सपियर के टाइम पे। हाइमिन जैसे अपना यहाँ पे देवी देवता होते हैं, तो हाइमिन किसकी देवी है? हाइमिन है गॉड ऑफ मैरिज हु प्रेजेस द इंस्टीट्यूशन एंड परफॉर्म द वेडिंग सेरेमनी फॉर द कपल इन द प्ले। जो क्या काम करती है? उसमें शादियां करवाती है इस प्ले के अंदर। जैक्स, जैक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। इसको मेलनकली कैरेक्टर बोलते हैं प्ले के अंदर। जैक्स इज ए साइनिकल डिप्रेस्ड लॉर्ड हु अटेंड ड्यूक सीनियर इन एग्जाइल। तो जैक्स जो है ड्यूक सीनियर के साथ जब जंगल में जाता है ड्यूक सीनियर, तो उसको फॉलो करता है, उसी के साथ जाता है। जैक्स भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है और वो बताता है कोर्ट लाइफ के बारे में, बट लव्स टू टॉक फिलोसफी एंड इंडीड टू हियर हिमसेल्फ टॉक। तो वो थोड़ा सा अपनी कोर्ट लाइफ के बारे में बताता है और वो बात करता है फिलोसफी की। इसके अलावा जैक्स डी बॉयज, जैक्स डी बॉयज मिडल ब्रदर है ओलिवर और ऑरलैंडो का, यानी ये तीनों भाई हैं, ओलिवर, ऑरलैंडो और जैक्स, ये तीनों भाई हैं। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। जैक्स जो अभी बताया है, एक तो जैक्स है, ये तो मेलनकली है, ये हर समय रोता रहता है। ये किसके साथ गया है एग्जाइल में? ये ड्यूक सीनियर के साथ गया है। और दूसरा जैक्स डी बॉयज है, ये भाई है किसका? ओलिवर और ऑरलैंडो का। आगे बढ़ते हैं। ले ब्यू, ये भी एक छोटा सा माइनर कैरेक्टर है, आगे हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। सर ओलिवर मार्टेक्स, ये एक प्रीस्ट है जो शादी करवा देता है, मतलब शादी के लिए इसको बुलाते हैं। फीब, फीब जो है एक गुस्सैल शेफर्डस है, मतलब एक गुस्सैल टाइप की एक लड़की है जो कि जंगल में रहती है। अब सेकंड लॉर्ड है कुछ जो ड्यूक फेडरिक के हैं और ड्यूक सीनियर के हैं। सिल्वियस एक नाम मात्र का कैरेक्टर है। इसके अलावा एक विलियम भी कैरेक्टर आता है, ये भी आपको याद रखना है। अब हम ये देख लेते हैं कि जो इस प्ले की अगर हम बात करें तो इस प्ले में जो
मेन मेन कैरेक्टर हैं जो इस पूरे प्ले को, मतलब पूरा जो प्ले है किन के इर्द गिर्द घूमता है, तो उनमें जो, फिर से रिवीजन के लिए हम समझ लेते हैं। पहला तो है ओरलैंडो, जो कि इस एज यू लाइक इट प्ले का क्या है, हीरो है। अब ओरलैंडो का भाई कौन है, ओलिवर। ये स्टार्टिंग में बैड होता है लेकिन बाद में ये क्या हो जाता है, सुधर जाता है। ओलिवर की जो हीरोइन है वो है रोजीलैंड। रोजीलैंड कौन है, रोजीलैंड वही लड़की है जो किसका डिस्गाइज फॉर्म लेती है, गैनीमेड का। और रोजीलैंड के पिताजी का नाम है ड्यूक सीनियर, और ड्यूक सीनियर को ड्यूक फेडरिक ने अपने महल से बाहर निकाल दिया है। और ड्यूक फेडरिक की बेटी का क्या नाम है, सीलिया। और रोजीलैंड और सीलिया ये कौन है, आपस में कजन है। ड्यूक सीनियर और ड्यूक फेडरिक आपस में भाई हैं। और एडम, एडम कौन है, इनका सर्वेंट है। और टचस्टोन कौन है, इनका फूल है जो कॉमिक रिलीफ के लिए आता है। तो आपको ये जो कैरेक्टर हैं, ये 8 कैरेक्टर आपको अच्छे से समझ लेने हैं। बाकी माइनर कैरेक्टर हैं, ये 8 कैरेक्टर मोस्ट इंपोर्टेंट है। ओरलैंडो, ओलिवर, रोजीलैंड, ड्यूक सीनियर, एडम, टचस्टोन, सीलिया और ड्यूक फेडरिक। तो होप आपको यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। अब हम चलते हैं इसकी समरी की ओर। तो कहानी स्टार्टिंग कैसे होती है। द प्ले ओपन विद ओरलैंडो lamenting his sorry fate to Adam, his servant. Orlando's father, upon his death, granted most of his estate to his other son Oliver and instructed him to raise his brother Orlando and Jax well. While treating Jax fairly, however, Oliver has routinely denied Orlando all of the money, education, and basic respect that he deserved. Orlando concluded his lament by declaring that he will no longer tolerate Oliver tyranny, though at the same time acknowledging the impossibility of resisting it. Orlando anger has grown to the point. अब यहां पे कहानी की शुरुआत कैसे होती है, एक तरफ तो है ओरलैंडो और एक तरफ है ओलिवर, ये दोनों आपस में भाई हैं। और एक है जैक्स, ये तीनों आपस में भाई हैं। और इनका पिता है जो कि अब किस उम्र में आ चुका, बुढ़ापे में, और जो कि अभी थोड़ी देर में एक्सपायर होने वाला है। और वो एक्सपायर हो जाता है और सारी प्रॉपर्टी किसको दे देता है, ओलिवर को दे देता है। और कहता है कि ओरलैंडो और जैक्स का ख्याल रखना। अब ओलिवर जैक्स का तो अच्छे से ख्याल रखता है लेकिन ओरलैंडो को अच्छे से ट्रीट नहीं करता। तो कहानी की स्टार्टिंग ऐसे होती है। और स्टार्टिंग में ओरलैंडो अपने भाई पे गुस्सा होता है और वो कहता है, वो स्टार्टिंग करता है, mutiny against this servitude and he threatens that I will no longer endure it. वो अपने भाई को सुनाता है, कहता है कि अब बहुत हो चुका, अब बहुत देर हो चुकी है, अब मैं इससे ज्यादा सहन नहीं करने वाला। जो पहला कोटेशन आती है वो यही आती है, कहानी स्टार्ट होती है इस कोटेशन के साथ, यानी एज यू लाइक इट की जो पहली कोटेशन है वो है, माई फादर चार्ड यू in his will to give me good education. You have trained me like a peasant, obscuring and hiding from me all gentleman-like qualities. The spirit of my father grows strong in me, and I will no longer endure it. यहां पे ये जो कोट है ये कौन बोलता है, ये ओरलैंडो बोलता है कि अब मैं ज्यादा बर्दाश्त नहीं करने वाला। मेरे पिताजी ने तुम्हें पहले ही कहा था, किसको कहा था, ओलिवर को। ओरलैंडो ओलिवर को समझा रहा है कि पिताजी ने पहले ही तुम्हें कहा था कि दोनों भाइयों को बराबर की एजुकेशन देनी है, अच्छे से ट्रीट करना है, बराबरी पे ट्रीट करना है, लेकिन तुमने मुझे अच्छे से ट्रीट नहीं किया है। तुमने मुझे एक जेंटलमैन की तरह क्वालिटीज क्या होती हैं वो नहीं सिखाई हैं, और अब बहुत देर हो चुकी है, अब मैं और ज्यादा सहन नहीं करने वाला। तो यहां पे ओरलैंडो को देखो समझना, जैसे आपने एक वो मूवी देखी होगी, एक मूवी है बेटा, और उस मूवी के अंदर
जो माँ होती है अपने जो सगे बेटे को है उसको तो बाहर पढ़ने के लिए भेज देती है, उसको बना देती है डॉक्टर, लेकिन जो दूसरा सौतेला होता है उसको वहीं पे खेतों में काम करने के लिए भेज देती है। तो इस तरीके से आप सेंस को समझ सकते हो कि ओरलैंडो ने जैक्स को तो अच्छी ट्रेनिंग दे दी, लेकिन सॉरी, ओलिवर ने जैक्स को तो अच्छी ट्रेनिंग दे दी, लेकिन ओरलैंडो से वो भेदभाव करता है, ओरलैंडो को से वो नफरत करता है, और इसी वजह से ओरलैंडो और ओलिवर की आपस में लड़ाई होती है। तो होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अगर हम इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें, इट बिगेन्स विद ए कंफ्लिक्ट बिटवीन ओरलैंडो एंड हिज ब्रदर ओलिवर। तो कहानी की शुरुआत किससे होती है? ओरलैंडो और ओलिवर की लड़ाई से। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, ओलिवर हैड टास्क विद टेकिंग केयर ऑफ हिज यंगर ब्रदर ओरलैंडो एंड जैक्स। पिताजी के मरने के बाद ओलिवर को उसके पिताजी क्या बोलते हैं कि तुम्हें अपने भाइयों ओरलैंडो और जैक्स का ख्याल रखना है। Here Orlando laments on how poorly his brother has treated him. This moment introduces reader to the theme of rivalry between relatives. देखो यहां पे जो ये सीन दिखाया गया है भाइयों की लड़ाई, ये थीम दिखाती है कि आपस में पारिवारिक लड़ाइयां कैसे होती थी उस टाइम पे जब विलियम शेक्सपियर ने एज यू लाइक इट को लिखा। ओलिवर हैज डन ए ग्रेट disservice to Orlando and their father by keeping his brother uneducated and ungentlemanly. By doing so, he leaves Orlando in a unique and subordinate position. He is still member of the court but was not taught how to behave like a nobleman and thus is likely to be scorned and looked down upon. This internal struggle within Orlando will come to play out throughout as you like it. तो यहाँ पे जो पारिवारिक लड़ाइयां होती हैं इसके बारे में डिस्कस किया गया है विलियम शेक्सपियर के द्वारा कि ओरलैंडो और ओलिवर के बीच में जो लड़ाई है उसका जो थीम है वो रिलेटिव्स की लड़ाई है, आपस की लड़ाई है जो उस समय परिवार में लड़ी जाती थी भाइयों और भाइयों के अंदर। आगे बढ़ते हैं। अब जैसी लड़ाई ज्यादा बढ़ जाती है तो ओरलैंडो क्या कर लेता है, ग्रैब कर लेता है ओलिवर का गला। एडम कहता है उनके बीच में आता है। एडम कौन है? सर्वेंट है। एडम ट्राई टू ब्रेक अप द फ्राई बट ओरलैंडो रिफ्यूज टू रिलीज हिज ग्रिप। ओरलैंडो उसका गला पकड़ लेता है, किसका? ओलिवर का। एडम बीच में उसको छुड़ाने के लिए आता है लेकिन ओरलैंडो उसकी ग्रिप को छोड़ने से मना कर देता है। ओलिवर डिमांड्स दैट ईदर ओरलैंडो हेल्प हिम बिकम ए जेंटलमैन और गिव हिम हिज पैल्ट्री इनहेरिटेंस। तो ओलिवर जो है ओलिवर से डिमांड करता है ओरलैंडो कि या तो वो मुझे जेंटलमैन बना दे या वो मुझे मेरा पैसा दे दे ताकि मैं अपना ये जिंदगी खुद जी सकूं। अब ओलिवर, ये सीन खत्म होता है। ओलिवर कहता है, ऑर्डर करता है, डेनिस को बुलाता है। और जो डेनिस कौन है? डेनिस दूसरा सर्वेंट है, एक दूसरा सर्वेंट है ओलिवर का, डेनिस। तो ओलिवर बोलता है डेनिस को कि जाओ चार्ल्स को बुला के लेके आओ। चार्ल्स कौन है? रेसलर है। किसका रेसलर है? ड्यूक फेड्रिक का रेसलर है। वो बाहर वेट कर रहा होता है, उसे मिलना होता है ओलिवर से। तो चार्ल्स ओलिवर से मिलता है, वो बताता है कि ड्यूक फेड्रिक ने अपने भाई ओल्डर ब्रदर ड्यूक सीनियर को अपनी राजगद्दी से हटा दिया है और खुद राजगद्दी संभाल ली है। किसने? ड्यूक फेड्रिक ने। और ड्यूक सीनियर के साथ साथ जो उसके सपोर्टर थे, उसको होने वाले थे ड्यूक सीनियर को, वो भी एग्जाइल में जा चुके हैं, वो भी जंगल में जा चुके हैं। यानी इस वक्त वहां का अब हेड कौन है? ड्यूक फेड्रिक है। ये इंफॉर्मेशन देने के लिए कौन आया? चार्ल्स आया था ओलिवर के पास। आगे बढ़ते हैं। He adds that Rosalind, the banished Duke's daughter, अब वो क्या बताता है? वो कहता है कि रोजीलैंड कौन है? ड्यूक सीनियर की बेटी। द banished Duke's daughter has remained in the court, लेकिन ड्यूक फेड्रिक ने रोजीलैंड को अपने महल में रहने की इजाजत दे दी है विद हर बिलविड कजन सीलिया। किसके साथ? सीलिया के साथ। कि वो ड्यूक सीनियर की जो बेटी है रोजीलैंड, वो ड्यूक फेड्रिक की बेटी सीलिया के साथ
महल में रह सकती है। एंड दैट द ओल्ड ड्यूक हैज रिट्रीटेड टू द फॉरेस्ट ऑफ अर्डन, लेकिन जो ड्यूक सीनियर है उसे राजगद्दी से हटा दिया गया है और वो वहां से जा चुका है, और वो अर्डन में कैसे रह रहा है, फॉरेस्ट में रॉबिन हुड जैसे रहते थे जंगल में उस तरीके से रहता है। तो यहाँ पे रॉबिन हुड का भी रेफरेंस विलियम शेक्सपियर ने दिया है। Charles informed Oliver that he is scheduled to wrestle the next day with Orlando, who plans to fight in disguise because he must win every match in order to preserve his reputation. Charles advised Oliver to prevent Orlando from fighting if he cares for his brother's well-being. Charles यहाँ पे ओरलैंडो को वार्न करता है कि देखो भाई, कल मेरी फाइट है किसके साथ, तुम्हारे भाई के साथ। कौन सा भाई? ओरलैंडो के साथ। और अगर तुम उससे सच में अपना भाई मानते हो, सच में उस भाई से प्रेम करते हो, तो उसे पहले ही समझा देना कि कल फाइट में ना आए, क्योंकि मैं अपनी रेपुटेशन के लिए, चार्ल्स बोलता है कि मैं अपनी रेपुटेशन के लिए किसी भी कीमत पर हारने वाला नहीं हूं, और ओरलैंडो की कल मृत्यु होने वाली है। तो ये चार्ल्स किसको? ओलिवर को वार्न कर देता है कि कल जो फाइट होने वाली है उसमें ओरलैंडो को पहले समझा दो कि वो मुझसे ना लड़े। अगर वो क्या करता है, अगर वो सच में ओलिवर ओरलैंडो से प्रेम करता है तो। ओलिवर feigns gratitude and falsely claim that he has already tried to dissuade Orlando from fighting. ओलिवर जो होता है, जो कि ऑलरेडी किससे, ओरलैंडो से नफरत करता है, वो बोलता है कि वो झूठ मूठ का कहता है कि नहीं नहीं, मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की है कि लड़ाई ना करे, लेकिन वो मानता ही नहीं। He goes on to describe his brother as the stubbornest young fellow of France. वो अपने भाई को घमंड बोलता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कौन बोलता है इन लाइनों को? ये बोलता है ओलिवर। किसके बारे में बोलता है? ओरलैंडो के बारे में, कि वो मेरी बात कहां सुनता है। Is the stubbornest young fellow of France and a secret and villainous contriver. Charles live newly resolved to beat Orlando, and if he does not win, to never wrestle for money again. अब आगे बढ़ते हैं, सीन आगे बढ़ता है। The scene ends with Oliver acknowledging in soliloquy his irrationally extreme hatred for his brother. My Saul, yet I know not why, hates nothing more than he. जाते हुए जब चार्ल्स वहां से चला जाता है तो ओलिवर मन ही मन सोलिलोकी बोलता है कि मैं नफरत करता हूं किससे? अपने भाई से। और ये लाइन आती है, माई साउल येट आई नो नॉट वाई हेट्स नथिंग मोर देन ही, यानी मैं सबसे ज्यादा नफरत किससे करता हूं? अपने भाई ओरलैंडो से करता हूं। तो एक्ट यहाँ पे एक्ट फर्स्ट का जो सीन फर्स्ट है वो यहाँ पे खत्म होता है। उसके बाद आता है एक्ट फर्स्ट का सीन 2। अब सीन जो है वो शिफ्ट होता है फ्रॉम द टेंस रिलेशनशिप बिटवीन Orlando and Oliver in the first act. The play jumps to the warm and loving relationship between Celia and Rosalind in the second. अब जो सीन है, सीन 2, वो शिफ्ट होता है कहां पे? सीलिया एंड रोजिलैंड के पास। सीलिया एंड रोजिलैंड अब कहां रह रही हैं? वो महल में रहती हैं। रोजिलैंड के पिताजी को, ड्यूक सीनियर को बैनिश कर दिया गया है ड्यूक फेडरिक के द्वारा। सीलिया प्रूव हरसेल्फ वेरी जेनरस एंड ऑफरिंग रोजिलैंड हर राइट टू द थ्रोन। जो सीलिया होती है वो उसको, रोजिलैंड को कहती है कि तुम टेंशन मत लो, जैसे ही मुझे इनहेरिटेंस मिलेगा, यानी जैसे ही मुझे अपने पिताजी संपत्ति मिलेगी, तो वो संपत्ति पे तुम्हारा अधिकार है, तो वो मैं अपनी संपत्ति तुम्हें दे दूंगी। सीलिया कहती है रोजिलैंड को। सीलिया ट्राइज टू चीयर अप रोजिलैंड, वो कहती है कि तुम टेंशन मत लो। वो उसको चीयर अप करने की कोशिश करती है, जो कि रोजिलैंड बहुत दुखी है क्योंकि उसके जो पिताजी हैं ड्यूक सीनियर, वो महल छोड़ के जा चुके हैं। और इसके बाद सीलिया और रोजिलैंड आपस में बात करती हैं, डिस्कस करती हैं किस्मत के बारे में, नेचर के बारे में, और एक लाइफ के बारे में, हाउ ईच इन्फ्लुएंसेस लाइफ, और फॉर्च्यून एंड नेचर, किस्मत और नेचर आपस में कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। तो सीलिया और रोजिलैंड आपस में डिस्कस करती हैं इन बातों को। Celia tries and succeeded to convince Rosalind to consider Celia's father as her own father. Celia बोलती है कि चूंकि जो तुम्हारे पिताजी हैं वो तो अब एग्जाइल में जा चुके हैं, बैनिश हो चुके हैं, तो तुम ऐसा करो, तुम मेरे पिताजी को ही अपना पिताजी की तरह ट्रीट करो।
एंड इवन प्रोमिसिंग दैट रोजिलैंड शैल बी आयर ऑफ द थ्रोन। और सीलिया उसको समझाती है रोजिलैंड को, और कहती है कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हें जो राजपाट है, जैसे ही वो राजपाट मुझे मिलेगा वो राजपाट मैं तुम्हें सौंप दूंगी। सीलिया ये बात रोजिलैंड को बोलती है। आगे रोजिलैंड विद रिन्यूड ग्रेटिट्यूड एंड मैरीमेंट गोज ऑन द आस्क सीलिया व्हाट शी थिंक्स ऑफ फॉलिंग इन लव। अब रोजिलैंड जो है सीलिया से प्रेम के बारे में पूछती है कि तुम्हें कैसा फील होता है अगर कोई प्रेम में पड़ जाए तो। सीलिया आंसर दैट शी थिंक्स दैट इट इज ए स्पोर्ट एंड दैट वन शुड नॉट लव इन अर्नेस्ट और लेट हर ऑनर बी थ्रीटन। अब यहां पे ये लाइन सीलिया बोलती है प्रेम के बारे में, और वो क्या बोलती है, इट इज एन स्पोर्ट एंड दैट वन शुड नॉट लव इन अर्नेस्ट और लेट हर ऑनर बी थ्रीटन। इसका मीनिंग क्या है, सीलिया कमेंट देती है, वो बताती है कि जो प्रेम है, लव थिंक ऑफ लव एज समथिंग टू बी ओवरवेल्म्ड बाय। प्रेम जो है जिसे हो गया वो उससे दुखी है, और जिसे नहीं हुआ वो क्या करता है, उसको एक्सपीरियंस करने के बाद उससे दुखी हो जाता है। कहने का सेंस है कि जो प्रेम है, यहां पे जो फीलिंग सीलिया शेयर करती है वो क्या बोलती है कि जिसे प्रेम नहीं हुआ वो सोचता है कि मुझे प्रेम हो जाए, और जिसे प्रेम हो गया है वो सोचता है कि वो एक्सपीरियंस करने के बाद वो बोलता है यार प्रेम नहीं होना चाहिए। तो इस टाइप की फीलिंग यहाँ पे सीलिया बताती है। द टू कजन जोक अबाउट द रोल्स ऑफ फॉर्च्यून एंड नेचर in the determining a person's appearance and character. Their conversation is interpreted by the arrival of Touchstone, whose dullness is a source of humor, the whetstone of the wits. अब जब ये नेचर और फॉर्च्यून के बारे में बात कर रही होती हैं सीलिया, दोनों कजन सीलिया और रोजिलैंड, तो उनके बीच में टचस्टोन आता है। और टचस्टोन कौन है, ये एक फूल है जो कॉमिक रिलीफ के लिए प्ले के अंदर आता है, और इसके बारे में कुछ लाइनें हैं, द वेटस्टोन ऑफ द विट। ये लाइनें किसके लिए कही गई हैं, ये टचस्टोन के लिए कही गई हैं, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। टचस्टोन रिपोर्ट्स सीलिया दैट हर फादर डिजायर्ड टू सी हर एंड मेक्स वेरियस जेस्टिंग साइड कमेंट। ही रिमार्क्स फॉर इंस्टेंस दैट फूल्स आर नेवर कंसीडर्ड वाइज दो दे मे स्पीक वाइजली while wise men are always assumed wise though they may speak foolishly। तो यहाँ पे टचस्टोन सीलिया को बोलता है कि तुम्हारे पिताजी तुम्हें देखना चाहते हैं, तुमसे मिलना चाहते हैं। इसके अलावा टचस्टोन कुछ बातें बोलता है कि जो एक्चुअल में फूल होते हैं वो खुद को फूल शो करते हैं, लेकिन वो होते नहीं है फूल। लेकिन असल में जो फूल होते हैं वो हमेशा ये शो करते हैं कि वो बहुत बड़े ज्ञानी हैं। तो इस टाइप से टचस्टोन कुछ बातें बोलता है जैसे उसकी एंट्री होती है। आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद लीब्यू, एक और यहाँ पे नौकर है महल के अंदर, लीब्यू उसका नाम है, वो आता है और बोलता है गुड सपोर्ट के बारे में। गुड सपोर्ट का यहाँ पे मीनिंग है रेसलिंग, जो कि होने वाली है किस किस के बीच, ऑरलैंडो और चार्ल्स के बीच। तो कोर्टियर आता है लीब्यू और वो बोलता है कि गुड सपोर्ट होने वाला है, रेसलिंग मैच होने वाला है यहाँ पे थोड़ी देर में। और वो बताता है he reveals in the sharing the details of the three brothers that Charles the wrestler had just defeated। और वो बताता है कि चार्ल्स ने तीन भाइयों को अभी भी थोड़ी देर पहले क्या किया है, डिफीट किया है, हराया है, और जो कि मरने की कगार पे खड़े हैं। टचस्टोन उस वक्त बोलता है इट इज द फर्स्ट टाइम दैट एवर आई हियर्ड ब्रेकिंग ऑफ रिब्स वाज स्पोर्ट ऑफ लेडी। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, टचस्टोन द्वारा कही गई है, इट इज द फर्स्ट टाइम दैट एवर आई हियर्ड ब्रेकिंग ऑफ द रिब्स वाज स्पोर्ट ऑफ लेडी। यहां पे कमेंट करता है टचस्टोन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट कमेंट है। टचस्टोन कहता है कि महिलाओं को भी रेसलिंग पसंद है क्या। यहां पे एक थीम ली गई है, यहां पे शेक्सपियर ने इन लाइन के थ्रू एक कस्टम बताया गया है कि महिलाओं के लिए रेसलिंग नहीं बनी हुई, उनके लिए रेसलिंग का खेल देखना इलीगल है। तो इन लाइन के माध्यम से टचस्टोन कहता है कि महिलाएं भी क्या स्पोर्ट्स देखती हैं। नंदलेस सीलिया एंड रोजिलैंड स्टे टू व्यू द मैच, लेकिन यहां पे सीलिया और रोजिलैंड वहां पे खड़ी रहती हैं मैच देखने के लिए। आगे बढ़ते हैं, यहां पे एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। लीब्यू कॉल सच वॉयलेंस गुड स्पोर्ट। जो ये रेसलिंग मैच है इसको लेब्यू क्या बोलता है, गुड सपोर्ट बोलता है। ये बताया गया है कि
वॉयलेंस को, लड़ाई झगड़े को उस जमाने में एक अच्छा खेल माना जाता था, विच रिवील समथिंग ऑफ द ब्लड लस्ट दैट प्रीवेड्स कोर्टली लाइफ। और ये किसके बारे में बताता है कि कोर्टली लाइफ यानी कि शाही परिवार की जो जिंदगी होती थी उसमें गुड सपोर्ट किस तरीके से खेला जाता था। और वो वॉयलेंस को ही क्या मानते थे, गुड सपोर्ट मानते थे, यानी वो सपोर्ट करते थे किसको, ब्लड शेड को। आगे बढ़ते हैं। रोजीलैंड आस्क इफ देयर इज मोर रेसलिंग टू बी सीन एंड लेव्यू आंसर दैट देयर इज। रोजीलैंड बोलती है कि क्या अभी और भी लड़ाई होनी है, और लेव्यू बताता है कि हाँ अभी और भी होने वाली है लड़ाई थोड़ी ही देर में। वेयर दे आर करंटली स्टैंडिंग, और वहीं पे होने वाली है जहां पे वो खड़ी हैं। द अपकमिंग ओपोनेंट ऑरलैंडो एंटर विद ड्यूक फेडरिक, चार्ल्स एंड वेरियस अटेंडेंट्स एंड सिलिया रिमार्क्स ऑन हाउ यंग ऑरलैंडो लुक्स। अब जैसे ही फाइट स्टार्ट होने वाली है तो ऑरलैंडो की एंट्री होती है, उधर से फेडरिक भी आता है, चार्ल्स जो रेसलर है वो भी आता है, उसके साथ अटेंडेंट्स भी आते हैं, और सिलिया देखती है ऑरलैंडो को। Duke Frederick confirmed that he should not fight on account of his youth and encourages Celia and Rosalind to try to dissuade him. The sister call Orlando over and try to convince him not to fight. अब यहां पे क्या होता है, ओरलैंडो को देखने के बाद ड्यूक फेडरिक बोलता है कि तुम यूथ हो, जवान हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम ये लड़ाई जीत जाओगे। इसके अलावा जब सीलिया और रोजीलैंड को वो जो ड्यूक फेडरिक बोलता है कि तुम इसको समझाओ कि ये लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए, तुम युद्ध हो लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम युद्ध भी जीत जाओगे, तब सीलिया और रोजीलैंड बोलती है ऑरलैंडो को कि तुम ये लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए। क्यों नहीं लड़नी चाहिए? क्योंकि चार्ल्स बहुत ज्यादा ताकतवर है और तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो और तुम इतने ताकतवर नहीं हो कि चार्ल्स को हरा सको। तो वो कहती हैं उसको, ऑरलैंडो को, कि तुम्हें लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए। कौन कहती हैं? दोनों बहनें सीलिया और रोजीलैंड। द सिस्टर कॉल ऑरलैंडो ओवर एंड ट्राई टू कन्विंस हिम नॉट टू फाइट। व्हेन ही इंसिस्ट ऑफ फाइटिंग द गर्ल्स प्रॉमिस टू सपोर्ट हिम। लेकिन ऑरलैंडो बोलता है नहीं नहीं मैं लड़ने वाला हूं, मैं ये लड़ाई जीत के रहूंगा। तो ये बात सुनने के बाद जो गर्ल्स होती हैं सीलिया और रोजीलैंड वो बोलती हैं चलो ठीक है कोई नहीं, अगर तुम लड़ना चाहते हो तो वो उसको सपोर्ट करती हैं। Orlando says that he is willingly to die. Orlando बोलता है कि वो मरना चाहता है। Having no friends, क्यों? क्योंकि उसके कोई दोस्त नहीं है। और वो अपनी फीलिंग Orlando बताता है, अपनी फीलिंग शेयर करता है इन लाइंस के थ्रू। वो क्या बोलता है? He is willingly to die, having no friends to lament him and no place in the world. वो ये बोलता है कि मैं मरना चाहता हूं, मेरा कोई दोस्त नहीं है, मेरे आगे पीछे कोई रोने वाला नहीं है, और इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में मैंने बेवजह ही एक जगह घेर रखी है एक इंसान की, अगर मैं मर जाता हूं तो मेरे बाद कोई अच्छा इंसान इस जगह पे आएगा। तो इस टाइप से फीलिंग ऑरलैंडो शेयर करता है सीलिया और रोजीलैंड के सामने। अब होता क्या है? द रेसलिंग प्रोसीड, रेसलिंग मैच स्टार्ट होता है एंड टू एवरीवन्स ग्रेट सरप्राइज ऑरलैंडो डिफीट्स चार्ल्स। और होता क्या है, एक सरप्राइज होता है, ऑरलैंडो जो कि लग रहा था नहीं हरा सकता वो चार्ल्स को पटखनी दे देता है, चार्ल्स को हरा देता है। Who is carried away in the stupor, completely suspended sense, यानी उसे उसके साथ लड़ाई करके ऑरलैंडो चार्ल्स को बेहोश कर देता है। ड्यूक फेडरिक impressed by anyone who can defeat Charles ask who Orlando is। ड्यूक फेडरिक बड़ा ही प्रसन्न होता है और वो ऑरलैंडो से पूछता है कि भाई तुम कौन हो जो चार्ल्स को भी हरा दिया तुमने। और ऑरलैंडो बताता है ड्यूक फेडरिक को कि ही इज द यंगेस्ट सन ऑफ सर रोलैंड डी बॉयज। वो बताता है कि मेरे पिताजी का क्या नाम है? सर रोलैंड डी बॉयज नाम है। फेडरिक इज डिस्प्लीज, फेडरिक को बड़ा ही दुख होता है कि वो ऑरलैंडो सर रोलैंड डी बॉयज का बेटा है। क्यों दुख होता है? क्योंकि जो सर रोलैंड डी बॉयज है वो सपोर्टर किसका है? सर रोलैंड डी बॉयज सपोर्टर है ड्यूक सीनियर का। और चूंकि ड्यूक सीनियर को बैनिश कर दिया है ड्यूक फेडरिक ने, इसीलिए वो रोलैंड डी बॉयज से भी नफरत करता है। क्यों? क्योंकि रोलैंड डी बॉयज ड्यूक सीनियर को सपोर्ट करता है। और फेडरिक का दुश्मन कौन है? उसका भाई ड्यूक सीनियर। अब
उसका जो सपोर्टर है, तो उसके बेटे से भी फेडरिक नफरत करता है। क्यों? क्योंकि सर रोलैंड डी बोयस सपोर्ट करता है ड्यूक सीनियर को। तो फेडरिक को दुख होता है कि काश तुम ड्यूक जो सर रोलैंड डी बोयस उसके बेटे ना होते। तो फेडरिक दुखी हो जाता है ये बात सुनने के बाद। ड्यूक फेडरिक स्पीक्स ब्रूस्कली विद हिम रेदर देन ऑनरिंग हिम। और ड्यूक फेडरिक को जैसे ही पता चलता है कि सर रोलैंड डी बोयस का बेटा है ऑरलैंडो, तो वो गुस्से से पागल हो जाता है और वो रिस्पेक्ट करने की बजाय ऑरलैंडो को गुस्से से उसके साथ बिहेव करता है। फॉर विनिंग द इम्पॉसिबल मैच, सीलिया इज शॉक्ड एट फादर बिहेवियर। सीलिया भी शॉक हो जाती है कि उसका जो पिता है वो इतनी बुरी तरीके से कैसे बिहेव कर रहा है। while Rosalind exclaimed that Sir Roland was a dear friend to her father। और जो रोजिलैंड होती है वो बताती है कि जो सर रोलैंड हैं, जो किसके पिताजी हैं, ऑरलैंडो के, वो उसके पिताजी यानी रोजिलैंड के पिताजी के बड़े ही खास मित्र हैं। इसके बाद क्या होता है, सीलिया एंड रोजिलैंड congratulate and thank Orlando and Rosalind gives him her own necklace as a prize of winning the match। सीलिया और रोजिलैंड ऑरलैंडो को थैंक यू बोलती हैं। रोजिलैंड उसको एज ए गिफ्ट में नेकलेस, अपना नेकलेस देती है, उसके गले में पहना देती है। ऑरलैंडो इज स्पीचलेस, ऑरलैंडो कुछ बोल नहीं पाता। बोल्ड अवर विद स्पॉन्टेनियस लव ऑफ रोजिलैंड, वो रोजिलैंड से प्रेम कर बैठता है। अचानक लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। शी फील्स द सेम पुल डिक्लेयरिंग टू हिम सर यू हैव रेसल वेल एंड ओवरथ्रोन मोर देन यूर एनिमीज। और रोजिलैंड भी उससे प्रेम कर बैठती है और वो रिस्पेक्ट में बोलती है, क्या बोलती है, सर यू हैव रेसल वेल, तुम बहुत अच्छे लड़े, एंड तुमने अपने दुश्मनों को पटकनी दे दी, तुमने उन सबको हरा दिया। लेकिन ही इज अनेबल टू आंसर, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाता। कौन? ऑरलैंडो। एंड द लेडीज डिपार्ट, लड़कियां चली जाती हैं, लिविंग ऑरलैंडो टू किक हिमसेल्फ फॉर हिज टंग टायर मैनर। और ऑरलैंडो सोचता है कि मैं कुछ बोल क्यों नहीं पाया इन लड़कियों के सामने। उसके बाद लेब्यू, जो कि एक लॉर्ड है, एक कोर्टियर है ड्यूक फेडरिक का, वो ऑरलैंडो को एडवाइस देता है कि तुम्हें अभी यहां से चले जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुमने ड्यूक फेडरिक को अनइंटेंशनली डिस्प्लीज कर दिया है। क्यों? क्योंकि ड्यूक फेडरिक ने ड्यूक सीनियर को घर से बैनिश कर दिया था। ड्यूक सीनियर का सपोर्ट करने वाला कौन था? ऑरलैंडो के पिताजी। तो न अनजाने में ड्यूक फेडरिक, जो ऑरलैंडो है, ऑरलैंडो ने ड्यूक फेडरिक को निराश कर दिया है। तो इसी वजह से लेब्यूस को समझाता है कि भाई तुमने ड्यूक फेडरिक को नाराज कर दिया है, तुम्हें अब यहां से निकल जाना चाहिए। ऑरलैंडो थैंक्स हिम, ऑरलैंडो उसको लेब्यू को बोलता है कि धन्यवाद, लेकिन वो बोलता एक क्वेश्चन भी पूछता है कि वो लड़कियां कौन है। तो वो लेब्यू बोलता है कि इनमें से एक तो सीलिया है और दूसरी रोजिलैंड है। और लिब्यू बताता है, टेल्स हिम ये सीलिया है, बट ऑल्सो रिवील्स दैट ड्यूक फेडरिक हैज रिसेंटली टेकन ए डिसलाइक टू रोजिलैंड। एक और बात बताता है कि अब वो रोजिलैंड से भी नफरत कर रहा है। कौन? ड्यूक फेडरिक, बिकॉज शी इज बैनिश ड्यूक डॉटर। और रोजिलैंड से अब ड्यूक फेडरिक नफरत करता है, तो अब उसे भी ड्यूक फेडरिक ने अपने घर से, अपने महल से निकाल दिया है। तो अब यहां पे ड्यूक फेडरिक ने सबसे पहले तो अपने भाई को बाहर निकाला, अब उसकी बेटी रोजिलैंड को भी घर से यानी कि महल से बेदखल कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। लेब्यू रिवील्स दैट ड्यूक फेडरिक इज इरिटेटेड विद रोजिलैंड बिकॉज द पीपल प्रेज हर वर्च्यूज एंड पिटी हर सिचुएशन। लेब्यू बताता है कि ड्यूक फेडरिक को इरिटेशन होती है क्योंकि जितने भी पीपल हैं, प्रजा के लोग हैं, वो रोजिलैंड की बहुत ज्यादा प्रेज करते हैं क्योंकि रोजिलैंड बहुत ही अच्छी लड़की है। Libu ominously predicts that Duke Frederick's malice against the lady will suddenly break forth। वो बताता है कि ड्यूक फेडरिक जल्दी ही रोजिलैंड को अब घर से बाहर निकालने वाला है क्योंकि उसके अंदर, ड्यूक फेडरिक के अंदर नफरत रोजिलैंड के प्रति पनप चुकी है। और यहां पे एक्ट फर्स्ट का सीन सेकंड खत्म होता है। इसके बाद आता है एक्ट फर्स्ट का सीन नंबर 3।
सीलिया बेग्स रोजिलैंड टू ब्रेक हर साइलेंस। इधर जो सीलिया है, रोजिलैंड की कजन, वो रोजिलैंड से बोलती है, अरे तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो। अब शी जेस्ट, अब वो क्या बोलती है, रोजिलैंड बोलते हैं, क्यूपिड हैव मेर्सी नॉट ए वर्ड। रोजिलैंड एक्सपेक्ट दैट शी इज डिस्ट्रॉटेड नॉट ओनली फॉर हर father now but also for her child's father. Celia tried to cheer her and jokes that she must wrestle with thy affection. तो ये सीन होने के बाद, ओरलैंडो से मिलने के बाद, सीलिया रोजिलैंड से पूछती है, क्योंकि रोजिलैंड अब लव एट फर्स्ट साइट में हो चुकी है, रोजिलैंड ओरलैंडो से प्रेम करने लगी है। सीलिया रोजिलैंड को बोलती है कि अब तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो। वो बोलती है, क्या बोलती है, क्यूपिड हैव मेर्सी नॉट ए वर्ड। अब यहां पे क्यूपिड का क्या सेंस आया है, देखो समझना। क्यूपिड जो है वो एक लव गॉडेस है। आपने अक्सर कई मूवीज में देखा होगा, एक छोटा सा बच्चा होता है जो कि अपने हाथ में एक तीर लिए होता है, ठीक है, और वो तीर जिसको भी मार देता है। ये अपना माइथोलॉजी में है। जब आप इंग्लिश लिटरेचर को, बाइबल को ही पढ़ोगे तो उसमें आपको एक क्यूपिड नाम से मतलब करेक्टर मिलेगा, और उसको लव गॉडेस बोलते हैं, यानी प्रेम की देवी। और ये क्या करता है, ये अपने हाथ में एक तीर लिए होता है, और ये जिसको भी तीर मार देगा, जिसके भी हार्ट में तीर मार देगा, उसे क्या हो जाएगा, उसे प्रेम हो जाएगा। और यहीं पे ये सेंस दिखाया गया है कि क्यूपिड हैव मेर्सी नॉट ए वर्ड। इस लाइन के थ्रू क्यूपिड का जिक्र किया गया है कि क्यूपिड ने तुम्हारे दिल में जो तीर मारा है, क्या अब वो बोल नहीं पा रहा है। रोजिलैंड बोलती है कि नॉट ओनली फॉर हर फादर, कि अब वो अपने पिताजी से नहीं, अब उससे भी प्रेम करती है। और उससे किससे, ओरलैंडो से। और ओरलैंडो का यहां पे एज ए क्या उसने रेफरेंस दिया है, चाइल्ड्स फादर, यानी वो अपने पिताजी से भी प्रेम करती है और ओरलैंडो से भी प्रेम करती है। सीलिया ट्राइज टू चीर हर एंड जोक्स दैट शी मस्ट रेसल विद दाई अफेक्शन। सीलिया बोलती है कि जिस प्रकार से ओरलैंडो ने चार्ल्स के साथ फाइट की थी, इसी प्रकार तुम भी अपने इमोशंस के साथ फाइट करो और उन इमोशंस पे विजय प्राप्त करो। तो ये बात सीलिया बोलती है रोजिलैंड को कि अपने इमोशंस पे कंट्रोल करो, उन पे फाइट करो। शी आस्क्ड इफ इट इज ट्रूली पॉसिबल दैट शी शुड fall so suddenly in love with Orlando, to which Rosalind respond in the affirmative. सीलिया बोलते हैं क्या तुम इतनी जल्दी ओरलैंडो से प्रेम में पड़ गई हो, और रोजलैंड बोलती है, उसका जो रिस्पॉन्स होता है वो हाँ में होता है। तो आगे बढ़ते हैं। ड्यूक फेडरिक एंटर एंड ऑर्डर रोजलैंड टू लीव द कोर्ट। ड्यूक फेडरिक अचानक से एंटर करता है और रोजलैंड को बोलता है कि तो अब तुम ये जो महल है, इस महल को छोड़ के चली जाओ। He threatens her with death if she does not comply. और फेडरिक बोलता है कि अगर तुमने ये बात नहीं मानी तो तुम्हें डेथ पेनल्टी मिलेगी। अब ये बात सुनने के बाद रोजिलैंड रिस्पॉन्ड करती है, वो बोलती है, आई ट्रस्ट दाई नोट, पॉइंटिंग आउट दैट शी इज हर फादर्स डॉटर। अब जब रोजिलैंड पूछती है कि भी मैंने ऐसा क्या किया है जो आप मुझे इस महल से बाहर निकाल रहे हो, तब ड्यूक फेडरिक बोलता है ये लाइंस, आई ट्रस्ट दी नोट, पॉइंटिंग आउट दैट शी इज हर फादर्स डॉटर। यहां पे दी का मीनिंग क्या है, देखो दी पुराने टाइम पे यू यूवर यू होता था, दाऊ, दी, दे और दाइन, ये पहले जमाने में चलते थे। इनका जो रियल फॉर्म आज के जमाने में वो है यू, यूवर, यू और योर्स, ये होता है। यानी यहां पे ये क्या मीनिंग है, आई ट्रस्ट यू नॉट, मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं करता। कौन बोलता है, ड्यूक फेडरिक, किसको, रोजिलैंड को। पॉइंटिंग आउट दैट शी इज हर फादर्स डॉटर, वो बोलता है क्योंकि तुम्हारे पिताजी भी गद्दार हैं और तुम भी गद्दार हो, तो मैं ना तो तुम्हारे पिताजी भी ट्रस्ट नहीं करता, तो तुम्हारे ऊपर कैसे ट्रस्ट करूंगा। तो इस टाइप से ड्यूक फेडरिक किसको निकाल देता है, रोजिलैंड को महल से बाहर जाने के लिए बोल देता है। रोजिलैंड बोलती है, अपने वर्ड्स बोलती है कि मुझे मत निकालो, मैं कोई धोखेबाज नहीं हूं, और लाइनें बोलती है, ट्रीजन इज नॉट इनहेरिटेड। ठीक है,
तो ये लाइंस कौन बोलती है? रोजीलैंड बोलती है, लेकिन वो अनसक्सेसफुल रहती है और फेडरिक ने अपना ऑर्डर सुना दिया कि अब रोजीलैंड को भी महल छोड़ के जाना होगा। ड्यूक फेडरिक कॉल्स हिज डॉटर ए फूल। ड्यूक फेडरिक अपनी जो बेटी है यानी सीलिया को बोलता है कि तुम बड़ी बेवकूफ हो। शी रोब्स यू ऑफ द नेम एंड thou will show more bright and seem more virtuous than she is gone। तो यहाँ पे वो ड्यूक फेडरिक अपनी बेटी को बोलता है कि तुम बहुत बड़ी बेवकूफ हो, तुम्हें कुछ नहीं पता, अभी तुम बच्ची हो, तुम्हें नहीं पता कि ये एक धोखेबाज है रोजीलैंड, और इसका ज्यादा नाम है और ये तुमसे ऊपर है। अगर ये यहाँ पे रहेगी तो तुम्हारे बारे में कोई नहीं जानेगा, तुम पीछे रह जाओगी। तो इस तरीके से वो उसको कन्विंस करने की कोशिश करता है। सीलिया देन सेज शी मे एज वेल एज बी बैनिश्ड। और सीलिया बोलती है कि अगर तुम, यानी अपने पिताजी को बोलती है कि अगर तुम रोजीलैंड को अगर घर से निकाल रहे हो, महल से निकाल रहे हो, तो मैं भी खुद को घर से, मतलब महल से निकलने वाली हूं। आई कैन नॉट लिव आउट ऑफ हर कंपनी। मैं उसके बिना नहीं रह सकती। कौन बोलती है? सीलिया बोलती है ड्यूक फेडरिक को। अब आगे बढ़ते हैं। सीलिया डिक्लेयर हरसेल्फ बैनिश अलोंग विद रोजीलैंड फॉर दाउ एंड आई एम वन। सीलिया डिक्लेयर कर देती है कि वो भी रोजीलैंड के साथ महल को छोड़ रही है। क्यों छोड़ रही है? वो बोलती है दाउ मीन्स यू एंड आई एम वन, क्योंकि दोनों एक हैं, दोनों बहुत अच्छी दोस्त हैं, दोनों कजन हैं, दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकती। और ये लाइनें आती हैं दाउ एंड आई एम वन। शी विल नॉट बी पार्टेड फ्रॉम हर कजन। वो अपनी कजन से अलग नहीं रह सकती। एंड सिंसियरली डिक्लेयर से बट दाउ कैन नॉट, आई विल गो अलोंग विद दी। यहाँ पे दाउ दी का क्या मीनिंग है? दाउ का यहाँ पे मीनिंग है यू, दी का मीनिंग यहाँ पे है यू। वो कहती है कि मैं उसके बिना नहीं रह सकती, मैं उसके साथ ही जाऊंगी। सीलिया ये बात बोलती है। सीलिया सजेस्ट that they seek out Rosalind father Duke Senior in the forest of Arden। सीलिया बोलती है कि जब हम बैनिश हो जाएंगे, तो हम जब फॉरेस्ट में जाएंगे तो रोजीलैंड के फादर को वहां पे जाके ड्यूक सीनियर को ढूंढेंगे। टू अंडरटेक दिस डेंजरस जर्नी दे डिसाइड दैट रोजीलैंड विल डिस्गाइज हरसेल्फ एज ए मैन। अब चूंकि रोजीलैंड और सीलिया दोनों महल को छोड़ के जाने वाली हैं, तो अगर वो जंगल में जाएंगी तो उनके लिए खतरा है, क्योंकि दोनों लड़कियां हैं। अगर लड़कियां हैं तो उनके साथ बहुत ज्यादा खतरा रहेगा। तो वो क्या कहती हैं? रोजीलैंड अपना एक रूप धारण करती है, डिस्गाइज फॉर्म लेती है गैनीमेड का, यानी वो एक मेल के कपड़े पहन लेती है और अपने आप को मेल बना लेती है, यानी लड़के का रूप धारण कर लेती है। कपड़े इस तरीके से, छोटे बाल कट कर लिए और अपना जींस वींस पहन ली। तो रोजीलैंड किसका रूप धारण कर लेती है? एक लड़के का। और खुद का नाम क्या रख लेती है? गैनीमेड रख लेती है। और जो सीलिया है, अब यहाँ पे एक चीज और समझना, यहाँ पे गैनीमेड का जो जिक्र आया है, यहाँ पे गैनीमेड का जिक्र क्यों आया है? गैनीमेड कौन था? कप बियरर था ज्यूस के यहाँ, और जुपिटर का लवर था। यानी यहाँ पे मेल टू मेल रिलेशनशिप दर्शाया गया है। ठीक है, ये चीज थीम को आप याद रखना। गैनीमेड के माध्यम से मेल टू मेल रिलेशनशिप को यहाँ पे दर्शाया गया है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। और एलियाना, जो सीलिया है, वो अपना नाम क्या रख लेती है? एलियाना। यानी कि रोजीलैंड ने अपना नाम चेंज कर लिया गैनीमेड, और सीलिया ने अपने नाम रख लिया एलियाना। अब वो कंफर्ट के लिए, यानी कि साथ के साथ थोड़ा सा सफर में अच्छा सा सफर कट जाए, साथ में वो टस्टोन को भी साथ में रख लेते हैं, एक कंफर्ट टू आवर ट्रेवल। कौन बोलता है? दे ऑल्सो डिसाइड टू टेक अलोंग द फूल। वो टस्टोन को भी अपने साथ ले चलते हैं कि तू भी अपने हमारे साथ चल। एंड दे डिपार्ट टू गैदर देयर ज्वेल्स एंड मनी इन प्रिपरेशन फॉर फ्लाइट। सीलिया स्नैचेस स्टेट दैट नाउ गो वी इन कंटेंट टू लिबर्टी एंड नॉट बी बैनिश्ड। और यहां पे सीलिया बोलती है, क्या बोलती है गैनीमेड को? कि ये बैनिशमेंट नहीं है, ये तो फ्रीडम है। हम महल को छोड़ के जा रहे हैं, तो ये एक्चुअल में निष्कासन नहीं है, ये तो एक्चुअल में फ्रीडम है। अब हम महल में नहीं रहेंगे, महल के तौर तरीके अब हमें फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम फ्री हैं, अब हम कहीं भी घूम सकते हैं।
तो वो बैनिशमेंट को एक पॉजिटिव वे में सीलिया को बोलती है। शी सेज दैट देयर न्यू लाइफ विल बी हैप्पी एंड फ्री रेदर देन फीलिंग लाइक ए पनिशमेंट। तो वो यहां पे ये बोलती है कि हम इस पनिशमेंट को क्या मानेंगे, एक पॉजिटिव वे में लेके चलते हैं कि ये पनिशमेंट नहीं है, ये तो हमारी फ्री होना है। पहले हम कोर्ट में रहते थे, कोर्ट में हमें फॉलो करने पड़ते थे रूल एंड रेगुलेशन, जैसे ही अब हम महल को छोड़ के जा रहे हैं तो अब हम फ्री हो गए, तो ये हमारी पनिशमेंट नहीं है, ये तो हमारे लिए खुशी की बात है। अब यहां पे एक चीज और समझना, जो रोजीलैंड है और जो सीलिया है, इन्होंने अपने कॉस्ट्यूम क्यों चेंज किया, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। रोजीलैंड डिसीजन टू ड्रेस अप एज ए मैन फॉर सेफ्टी इंडिकेट्स द ग्रेटर फ्रीडम एंड सिक्योरिटी फॉर मैन इन दिस वर्ल्ड। अब गैनीमेड का जो करेक्टर उसने मतलब कपड़े पहने हैं, यानी उसने अपने आप को मेल बना लिया है, चेंज कर लिया अपनी आइडेंटिटी। तो यहां से शेक्सपियर ये बताना चाहता है कि उस जमाने में लड़कियां ज्यादा सेफ नहीं थी और लड़के ज्यादा सेफ थे, इसीलिए गैनीमेड ने यानी रोजीलैंड ने अपना रूप धारण किया, चेंज कर लिया, डिस्गाइज फॉर्म कर लिया, और उसने अपना नाम चेंज किया और अपना लुक भी बॉयज के जैसा रख लिया, क्योंकि बॉयज उस टाइम एज ए फ्री घूम सकते थे, उनको सिक्योरिटी थी, लेकिन गर्ल्स उस टाइम सिक्योर बाहर जाना उनके लिए सिक्योर नहीं था। यहां पे विलियम शेक्सपियर ने ये बात कही है। A selection of the name Ganymede is a kind of symbolic joke. Ganymede was mentioned in the Iliad as the most beautiful man of the world who was abducted by Zeus, which with whom he had a sexual affair. तो यहाँ पे एक चीज होमोसेक्सुअलिटी की भी थीम आती है, ये चीज आप याद रखना। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आता है एक्ट 2 सीन 1। अब कौन कौन बैनिश हो चुके हैं अब समझना। ड्यूक सीनियर है फॉरेस्ट में, रोजीलैंड है फॉरेस्ट में, सीलिया फॉरेस्ट में है, रोजीलैंड गैनीमेड के भेस में है, सीलिया एलियाना के भेस में है। एलियाना एक लड़की है, एक पीजेंट के भेस में है। और अब थोड़ी ही देर में क्या होगा कि जो ओरलैंडो है वो भी कहां आ जाएगा, फॉरेस्ट में आ जाएगा। ठीक है, और कहानी फिर सेटिंग कहां पहुंच जाएगी, फॉरेस्ट के अंदर। होता क्या है, इन द फॉरेस्ट ऑफ अर्डन ड्यूक सीनियर एड्रेसेस द लॉर्ड हु हैव जॉइंड हिम इन एक्साइल एज ब्रदर इन एक्साइल। तो जो एक्ट है, जो सीन है, वो शिफ्ट होता है ड्यूक सीनियर की ओर। ड्यूक सीनियर कौन है, जिसको बैनिश कर दिया था। किसने बैनिश कर दिया था, ड्यूक फेडरिक ने। तो वो वहां पे सभी बैठे होते हैं जंगल में, ड्यूक सीनियर और उसके साथी जो उस टाइम उसके सपोर्ट में, ड्यूक सीनियर के सपोर्ट में उसके साथ जंगल की ओर चल पड़ते हैं। और वो एड्रेस करता है, ड्यूक सीनियर एड्रेस करता है अपने सभी साथियों को जो उसके साथ जंगल में है, ब्रदर इन एक्साइल, और भाइयों कैसा लग रहा है, इस टाइप से वो यहाँ पे फीलिंग शेयर करता है। ही रिमार्क्स ऑन द स्वीटनेस, फ्रीडम एंड सेफ्टी ऑफ लिविंग इन द वुड्स एज कंपेयर टू द envious court which is artificial and full of painting pomp. He claims the icy bite of winter wind to be more pleasant than flattery and adversity to be useful. अब यहाँ पे होता क्या है कि स्टार्टिंग में तो जो ये लॉर्ड्स होते हैं, जो सपोर्टर होते हैं ड्यूक सीनियर के, वे तो सपोर्ट करते हुए ड्यूक सीनियर के पीछे पीछे चले जाते हैं, लेकिन जब कुछ ज्यादा दिन हो जाते हैं वहां पे रहते हुए, अब वो तंग हो जाते हैं फॉरेस्ट की लाइफ से, और वो बोलते हैं कि हमने बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी ड्यूक सीनियर के साथ यहाँ पे आगे, कहां वहां पे इतनी अच्छी लाइफ जी रहे थे, अब यहाँ इस बुढ़े के साथ रहना पड़ रहा है। तो इस टाइप से वो टेंशन में होते हैं। अब ड्यूक सीनियर उनको मोटिवेट करता है और बोलता है कि मेरे भाइयों, मेरे साथ आने वाले मेरे दोस्तों, यहां पे देखो कितनी अच्छी जिंदगी है, कहां पे, जंगल में कितनी अच्छी जिंदगी है, बजाय के कोर्ट की जिंदगी, यानी कि महल की जिंदगी। महल में सब कुछ आर्टिफिशियल है और यहाँ पे कितना प्यारा नेचर है, कितनी अच्छी हवा बह रही है। तो वो अपने दोस्तों को, जो उसके साथ सपोर्टर, उनको मोटिवेट करता है
कि तुमने कोई भी गलत डिसीजन नहीं लिया है मेरे साथ आकर के, ये एकदम बहुत बढ़िया जगह है, हम यहाँ पे सही तरीके से रह रहे हैं। यहाँ पे वो महल की तुलना फॉरेस्ट ऑफ अर्डन से करता है। होप आपको यहां तक बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। ड्यूक सीनियर सजेस्टेड दैट दे गो हंट फॉर वेंशन। अब ड्यूक सीनियर बोलता है कि अब हमें खाने पीने का बंदोबस्त करना चाहिए और हमें वेंशन, वेंशन मींस डियर का शिकार करना, हमें हंट करना चाहिए, एक शिकार करना पड़ेगा किसका, डियर का। एंड द फर्स्ट लॉर्ड एग्रीज, और जो उसके साथ एक फर्स्ट लॉर्ड होता है वो बोलता है ठीक है चलो अपना खाना पीने का बंदोबस्त करते हैं, डियर का शिकार करते हैं। यहाँ पे जो डियर का शिकार है, ये जो सोर्स है, इसका जो सोर्स है वो कहां से लिया गया, वो विलियम शेक्सपियर ने क्या किया था, थॉमस ल्यूसी नाम के एक आदमी थे, थॉमस ल्यूसी नाम के एक आदमी थे, और उनके यहां पे विलियम शेक्सपियर ने एक डियर को मार दिया था, ठीक है, और कुछ समय के लिए बचने के लिए वो वहां से भाग गए थे। तो यहां से रेफरेंस लेकर के ड्यूक सीनियर ने, विलियम शेक्सपियर ने इस इंसिडेंट को लेकर के यहां पे एज यू लाइक इट में ये करेक्टर फीड किया है डियर का। एंड द फर्स्ट लॉर्ड एग्री, तो जब वो डियर को मारने के लिए चल पड़ते हैं तो उस समय पे मेलनकली जैक्स, ये एक रोने वाला कैरेक्टर है, मतलब बहुत ही सैड कैरेक्टर है जैक्स, वन ऑफ द ड्यूक लॉर्ड। जो जैक्स है वो बोलता है कि तुम ये बहुत ज्यादा गलत कर रहे हो, तुम्हें एनिमल्स को नहीं मारना चाहिए, और वो रोने लग जाता है कि तुम इस डियर को क्यों मार रहे हो, क्यों तुम इसको खाना चाहते हो। और ये एक मेलनकली कैरेक्टर है, जैक्स मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टर है, एग्जाम में पूछा गया है मेलनकली कैरेक्टर कौन सा है, जैक्स। वो रोने लग जाता है जब ड्यूक सीनियर सजेस्ट करता है कि अब हमें हंट करने के लिए जाना चाहिए डियर का। आगे बढ़ते हैं। The first lord replied that Jack's launching into 1,000 miles of mourning, blasting humans and absurds and tyrants to sow freedom and kill the animals. Duke Senior find these sullen feats morose mood of Jack's entertaining, so off they go to seek him out in the forest. अब होता क्या है कि जो मेलनकली जैक्स है वो कंपेयर करता है, वो बोलता है कि एनिमल्स को मारना बुरा है, उनके घर में जाकर के, यानी कि फॉरेस्ट में उनके घर में हम एनिमल्स को मारने लग रहे हैं, ये गलत है। और यहां पे जैक्स कंपेयर करता है ड्यूक सीनियर को एनिमल्स के साथ। जिस प्रकार फेडरिक ने ड्यूक सीनियर को अपने घर से निकाल दिया और जंगल की ओर छोड़ दिया, इसी प्रकार ड्यूक सीनियर क्या कर रहा है, एनिमल्स को उनके घर से बाहर निकाल रहा है और उनको मार रहा है। तो यहां पे कंपैरिजन किया गया है इनजस्टिस का, कि जिस प्रकार इंसानों के साथ बिहेवियर होता है वैसे ही इंसान एनिमल्स के साथ भी बिहेव करते हैं। द डियर इन द सीन however symbolize a deeper issue that angers Jack's, social injustice, particularly that social injustice that has landed them all in exile when Jax rants about Asper and tyrants। तो यहां पे वो कंपेयर करता है कि जैसे ड्यूक सीनियर को घर से बाहर निकाल दिया, इसी प्रकार हम भी एनिमल्स के साथ पूरा बिहेव कर रहे हैं और यहाँ पे सोशल और इनजस्टिस कर रहे हैं हम एनिमल्स के साथ। ये जैक्स बोलता है अपनी लाइंस में, और ये कहते हुए एक्ट खत्म हो जाता है। इसके बाद आता है एक्ट 2 सीन 2। द सीन बिगेन विद ड्यूक फेडरिक आस्किंग इफ एनीवन हैज सीन हिज डॉटर एंड नाइस। अब जो सीन है वो शिफ्ट हो जाता है ड्यूक फेडरिक की ओर। अब चूंकि सीलिया और रोजिलैंड अपना छोड़ के जा चुके हैं महल को, उधर ड्यूक फेडरिक को ये बात पता चलती है और वो पूछता है सभी से कि तुमने मेरी बेटी को और मेरी भतीजी को देखा है किसी ने,
तो जो पहला लॉर्ड आता है, यानी वहां पे एक नौकर आता है, वो बोलता है कि सीलिया के चैम्बर मेड में रात को जो जब सीलिया सो रही थी नाइट बिफोर, बट दैट हर बेड वॉज फाउंड एम्प्टी इन द मॉर्निंग, उस टाइम तो वो बेड पे थी, यानी उस वक्त तो वो सो रही थी, लेकिन जैसे ही सुबह हुई तो वो बेड खाली था, यानी कि सीलिया गायब थी। द सेकंड लॉर्ड एंटर एंड इन्फॉर्म द ड्यूक दैट टस्टोन टू इज मिसिंग। सेकंड नौकर प्रवेश करता है और वो बोलता है कि भी टस्टोन भी महल से गायब है, वो भी दिखाई नहीं दे रहा। तब हिस्प्रिया जो सीलिया की नौकरानी है, यानी सीलिया के जो कामकाज करती है, सीलिया की जो दासी है उसका क्या नाम है, हिस्पीरिया, वो बोलती है कि गर्ल्स आर इन द कंपनी ऑफ ओरलैंडो। वो बोलती है कि गर्ल्स बात कर रही थी ओरलैंडो के बारे में, तो हो सकता है कि जो गर्ल्स हैं वो ओरलैंडो के साथ गई हों। तो ये बात हिस्पीरिया बोलती है किसको, फेडरिक को, बिकॉज शी हैड हियर्ड देम स्पीकिंग फॉन्डली ऑफ हिम। क्यों? क्योंकि हिस्पीरिया ने सुना था कि जो गर्ल्स हैं सीलिया और रोजीलैंड किसके बारे में बात कर रही हैं, वो बात कर रही हैं ओरलैंडो के बारे में। तो वो ये थिंकिंग करती है, वो सोचती है कि हो सकता है कि सीलिया और रोजीलैंड ओरलैंडो के साथ हों। आगे बढ़ते हैं। ड्यूक फेडरिक ऑर्डर द लॉर्ड, वो ऑर्डर देता है अपने नौकरों को, लॉर्ड्स को, कि ओरलैंडो के भाई को जल्दी से मेरे सामने लेके आओ। और ओरलैंडो के भाई का क्या नाम है, ओलिवर। और ओरलैंडो को भी जिंदा या मुर्दा मेरे सामने पकड़ के लेके आओ। और इसी के साथ एक्ट 2 सीन 2 खत्म हो जाता है।